छोटा सा ही दिखने वाला रेक्टेंगुलर पीस है मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, आखिरकार उसके अंदर ऐसा क्या चल रहा है। एक ही पॉइंट पे ऐसा तो है नहीं कि मैग्नेटिक नीडल हाफ में टूट जाएगी और आधी आधी दोनों डायरेक्शन में पॉइंट कर देगी, ऑब्वियसली दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। जैसे बोला जाता है ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, वैसे हर वो चीज जो इस मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाए वो लोहा नहीं होती है। ऑल्सो मोस्ट इंटरेस्टिंगली जो लास्ट लाइन है इसको पढ़ो, ही सेज एच हैज नो सेंसिबल नेम। जो एच फील्ड है इसका कोई सेंसिबल नेम ही नहीं है, जस्ट कॉल इट एच। कुछ डोमेन्स काफी बड़ी हो सकती हैं, इवन 1 मिलीमीटर क्यूब तक की वॉल्यूम की। एंड यू माइट वंडर इसको हम बड़ा बोल रहे हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडक्टिव एकेडमिक्स। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 5 विच इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। रिलेटिवली आसान चैप्टर है, अब तक जितने चैप्टर्स करे हैं उनमें डेरिवेशंस बहुत थी। इस चैप्टर में कोई बहुत ज्यादा डेरिवेशंस नहीं बनती हैं, ज्यादा कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, थियरी बनती है। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट को समझ के चलेंगे, एक एक टॉपिक में जितनी भी चीजें उनको डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। So this is the syllabus of the CBSE for 2025-26 एनुअल एग्जाम्स। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स में तो क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ही लिख रखा है। सो डेरिवेशन इनकी आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, जस्ट हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है, थ्योरी समझनी है, दैट्स इट। ठीक है, एंड द फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर इज द बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के साथ साथ कुछ और जो तरह के मैग्नेट्स होते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ लेंगे। सो दिस इज व्हाट अ बार मैग्नेट लुक्स लाइक। इसके दो पोल्स होते हैं, वन इज द नॉर्थ पोल जिसको हम इस तरह से रेड कलर से पेंट किया होता है, एंड एक साउथ पोल रहता है जिसको आमतौर पे इस तरह से ब्लू कलर से पेंट किया रहता है, दैट इज द साउथ पोल। ठीक है, जो एक मैग्नेट होता है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम पोल्स के ऊपर कंसिडर की जाती है। कंसिडर क्या की जाती है, होती है बेसिकली, अगर आप आयरन की फाइलिंग्स को इसके ऊपर स्प्रेड करते हो, लोहे का जो बुरादा होता है, तो आप देखते हो कि सबसे ज्यादा अगर वो अट्रैक्ट होगा तो कहाँ पे होगा, इस तरह से पोल्स के अराउंड वो होने वाला है। सेंटर में बहुत कम वो अट्रैक्ट होता है बट बहुत कम। ठीक है, तो सेंटर पे वीक रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और पोल्स के ऊपर बहुत ज्यादा रहेगी। ठीक है, और अगर बिल्कुल सिंपल सा केस लेके चलें तो ऑब्वियसली हम इस चीज को भी कंसिडर कर सकते हैं कि जनरली जितनी स्ट्रेंथ हमें नॉर्थ पोल की देखने को मिलेगी उसी तरह की स्ट्रेंथ इस साउथ पोल की भी होगी, राइट। अनटिल एंड अनलेस कि इस मैग्नेट को कुछ ना कुछ लेट से आपने हीट करके या कुछ स्ट्राइक करके, है ना कुछ इसमें डैमेज कर दिया, तो हो सकता है इसका कुछ एक पोल जो है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो दूसरे के मुकाबले, बट दैट इज द स्पेशल केस। ठीक है, इन जनरल अगर आपको कंसिडर करना हो तो यस यू कैन सेफली कंसिडर कि दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल होने वाली है। ठीक है, बट इसके अलावा कुछ और तरह के हमारे पास मैग्नेट्स भी होते हैं। वन इज विच लुक्स लाइक दिस विच इज नोन एज द बार मैग्नेट। इसकी भी इस तरह से दो साइड्स होते हैं, दो पोल्स होते हैं। दिस वन इट इज द नॉर्थ पोल एंड सिमिलरली ऑन द अदर साइड देखो उसी के बाजू में बिल्कुल उसके साथ ही यहां पे रहता है इसका साउथ पोल, तो इस तरह का होता है। अच्छा, एक रिंग मैग्नेट भी होता है, दैट इज लाइक दिस, है ना। रिंग मैग्नेट में कौन सा नॉर्थ होगा कौन सा साउथ होगा, तो इसकी पूरी जो साइड है ऊपर वाली दैट इज कंप्लीटली द नॉर्थ पोल और नीचे वाला जो हिस्सा होगा दैट इज साउथ पोल, या उल्टा कह लो, ऊपर साउथ है तो नीचे नॉर्थ होगा। ठीक है, एक साइड नॉर्थ दूसरी तरफ साउथ रहने वाला है, इसका ऐसे रहता है सिस्टम। तो सबसे जो आसान या सबसे जो कॉमन टाइप के मैग्नेट्स होते हैं दैट इज दीज थ्री मैग्नेट्स। दिस इज द बार मैग्नेट, दिस इज हॉर्स शू मैग्नेट या डायरेक्टली यू शेप्ड मैग्नेट बोल देते हैं, एंड दिस वन इज कॉल्ड रिंग शेप्ड मैग्नेट और डायरेक्टली रिंग मैग्नेट। ठीक है, इसी के साथ अगर कंपस की बात करेंगे तो कंपस में भी आपने देखा है इस तरह से एक पॉइंटर सा रहता है और उसके ऊपर एक नीडल लगी रहती है कुछ इस तरह से। उसका भी जो एक साइड है उसको थोड़ा सा रेड कलर से इस तरह से पेंट कर रखा होता है, राइट। जो इस मैग्नेटिक नीडल का जो रेड साइड है दैट इज ऑल्सो द नॉर्थ पोल और जो दूसरी साइड होने वाली है दैट इज द साउथ पोल। चलो अब हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द बार मैग्नेट, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बार मैग्नेट्स की ही प्रॉपर्टीज हैं, लगभग हर एक मैग्नेट की ये प्रॉपर्टीज हैं, हर एक के ऊपर अप्लाई आप कर सकते हो। एनीवेज द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। एज वी नो कि जो मैग्नेट होता है वो आयरन को अपने टुवर्ड्स काफी स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेता है, बट जैसे बोला जाता है ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, वैसे ही हर वो चीज जो इस मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाए वो लोहा नहीं होती है। आयरन के अलावा भी कुछ चीजें हैं जो काफी स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाती हैं मैग्नेट के टुवर्ड्स, फॉर एग्जांपल निकल एंड अनदर एग्जांपल इज कोबाल्ट।
ये तीनों चीजें बहुत स्ट्रांगली आयरन इस मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाती हैं एंड हेंस दे आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी ये हो गई कि जो मैग्नेट है उसके पास अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है, वो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस सच एज आयरन, निकल, कोबाल्ट के छोटे छोटे पीसेस को अपने टुवर्ड्स बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। एंड साथ में मेंशन भी कर सकते हो कि जो ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है ज्यादा स्ट्रांग होती है पोल्स के ऊपर। सेकंड वन इज द डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव से डायरेक्शन कुछ हमें ऐसा समझ में आ रहा है ना। एज वी नो कि जो कंपस है इसको हम डायरेक्शन का पता लगाने के लिए यूज करते हैं। तो दिस इज इट्स डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कि अगर इसको लूजली आप सस्पेंड करके कहीं पे भी छोड़ दो बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड, तो अपने आप को ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करती है, पॉइंट करती है। तो दिस इज द डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, राइट। हमेशा मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेगा। सिंपल बात है, एक बार मैग्नेट लो, उसको किसी धागे से बांध के किसी जगह के साथ आप सस्पेंड कर दो, हवा में उसको लटका दो, चाहे उसको आप घुमा दो, थोड़े टाइम बाद जब वो रेस्ट पे आएगा तो आप देखोगे वो अपने आप नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है ना। चलो, थर्ड इज द अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड लाइक पोल्स रिपेल। ये हमें पता है कि अगर दो मैग्नेट्स आप लेके आते हो, एक है ऐसा इसका नॉर्थ यहां है साउथ यहां पे, और दूसरा मैग्नेट आप इस तरह से यहां है साउथ, ओके, एंड इस साइड है नॉर्थ पोल। आप देख रहे हो इधर भी साउथ है इधर भी साउथ है, दोनों साउथ पोल्स एक दूसरे के पास हैं, टुवर्ड्स हैं। सो दे आर लाइक पोल्स, एक तरह के पोल्स हैं। ठीक है, और लाइक पोल्स में हमेशा क्या होगा, रिपल्शन देखने को मिलेगी। ये मैग्नेट इधर जाएगा और ये मैग्नेट इधर जाने की कोशिश करेगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सिमिलरली अगर ऐसा भी कर देते हैं, नॉर्थ को साउथ कर दिया, साउथ को नॉर्थ कर दिया, यहां भी नॉर्थ कर दिया और यहां भी साउथ कर दिया, अब भी ये दोनों पोल्स एक जैसे ही हैं, लाइक पोल्स हैं, अब भी दोनों में रिपल्शन देखने को मिलेगी। अट्रैक्शन कब होगी, अगर मैं यहां साउथ रखता हूं और यहां पे नॉर्थ रखूंगा। अब देखो यहां है नॉर्थ यहां है साउथ, दोनों ऑपोजिट पोल्स हैं, मतलब अनलाइक पोल्स हैं, तो दोनों में अट्रैक्शन होगी, दोनों एक दूसरे के टुवर्ड्स जाके चिपक जाएंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, देन द फोर्थ वन इज द मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट इन द पेयर। अगर एक बार मैग्नेट को आप हाफ में कट कर देते हो, है ना, मान लो ये वाली साइड इसकी नॉर्थ पोल है, इधर वाला जो हिस्सा है ये साउथ पोल के जैसा है, और इसको आपने हाफ से कट कर दिया, इस तरह से दो हिस्सों में ब्रेक डाउन कर दिया। अब क्या होगा, कैसा पॉसिबल है कि ये नॉर्थ है और ये साउथ रह गया, बस ऐसा पॉसिबल नहीं है। अपने आप अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ पोल के जैसा बिहेव करेगा, और अगर ये साइड साउथ पोल के जैसी है तो ये साइड नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करेगी। तो इस तरह से अगर आप मैग्नेट को कट करते हो, स्टिल जो पेयर्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगी, जो पोल्स हैं वो हमेशा पेयर्स में ही रहने वाले हैं। द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज द इंडक्टिव प्रॉपर्टी। बाय इंडक्टिव प्रॉपर्टी वी मीन कि अगर इस बार मैग्नेट के पास मैं कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रखता हूं, एग्जाम्पल्स ही लिख लेते हैं सीधा, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, जिस तरह की एग्जाम्पल्स हमने लिखी हैं, है ना। सो देयर आर हाई चांसेस कि जो ये है ये सिर्फ इस मैग्नेट की प्रेजेंस की वजह से मैग्नेटाइज हो जाए और खुद भी मैग्नेट के जैसा बिहेव करना शुरू कर दे। ठीक है, इवन बेटर अगर आप इसको रब करते हो फिर तो और बढ़िया, सोने पे सुहागा। जितना बढ़िया आप जितनी बार रब करोगे इस बार मैग्नेट को इस आयरन के पीस के ऊपर, मान लो एक आयरन का इस तरह से आपके पास बार है, और आप इस बार मैग्नेट को किसी भी एक पोल को ले लो, मान लो साउथ पोल को, यहां से इस तरह से रब करते हुए यहां तक लेके आते हो, फिर उठा लेते हो, फिर इस तरह से, ठीक है, साउथ पोल को फिर यहां से रब करना शुरू करवाते हो, यहां तक पहुंचते हो, फिर मैग्नेट को उठा लेते हो और कॉन्टिन्यूसली 30 40 50 बार रब करते हो, तो ये जो आयरन का पीस है ये भी एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करना शुरू कर देगा, वो भी एक मैग्नेट ही बन जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं ना, बिकॉज मैग्नेट में कुछ ऐसा खास थोड़ी ना है। अगर मैग्नेट की भी हम बात करेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं जिनका मोशन कुछ ना कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से ये मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा है, और वैसा ही मोशन हमने उस आयरन के पीस में भी इंड्यूस कर दिया। इस वजह से इस प्रॉपर्टी को हम इंडक्टिव प्रॉपर्टी कह रहे हैं। सिक्स्थ वन इज रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ द मैग्नेटिज्म। तो मान लो आपके पास इस तरह से मैंने दो पीसीज दिए, बट आपको ये नहीं बताया कि ये दोनों आयरन के टुकड़े हैं, दोनों बार मैग्नेट्स हैं, या दोनों में से एक आयरन है और एक बार मैग्नेट है, एंड दोनों आइडेंटिकल पीसीज हैं, किसी भी तरह की इनके ऊपर कोई मार्किंग नहीं है ऐसी, कुछ नॉर्थ साउथ कुछ भी नहीं लिख रखा,
ठीक है, बार मैग्नेट ऐसे भी हो सकते हैं। तो देखने में आपको ये क्लैरिटी नहीं हो रही कि दोनों यहाँ पे आयरन के ही टुकड़े हैं, आयरन एंड आयरन, दोनों में से एक आयरन है और दूसरा मैग्नेट है, या फिर क्या पता दोनों ही मैंने आपको मैग्नेट्स दिए हों, ये भी तो पॉसिबल है। तो देखो आप क्या करोगे, अगर आपको एग्जैक्टली क्लैरिफाई करना है कि किस तरह की मैंने ये दोनों आपको चीजें हैंड ओवर करी हैं, तो आप इन दोनों को फ्लैट सरफेस के ऊपर रखोगे एंड दोनों को एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करोगे। आप देखोगे कि क्या ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर तो अट्रैक्शन भी नहीं है और रिपल्शन भी नहीं है, फिर तो यही पॉसिबल है कि मैंने आपको दोनों आयरन के टुकड़े ही दे दिए, तभी ना तो अट्रैक्ट कर रहे हैं और ना ही रिपेल कर रहे हैं। तो ये तो ऑब्वियसली आपको एक बार में पता लग जाने वाला है, तो इसको तो छोड़ो, ठीक है। अब इतना आपको श्योर हो गया कि दोनों आयरन के टुकड़े तो नहीं है, एटलीस्ट दोनों में से कम एक तो मैग्नेट पक्का है, हो सकता है दोनों भी हो, है ना, सही है ना। यही दोनों ऑप्शंस बच गए कि दोनों में से एक तो देखो मैग्नेट पक्का है, दूसरी चीज या तो आयरन हो सकती है और या मैग्नेट हो सकती है। अब आपने फिर से गौर किया दोनों मटेरियल्स को ऐसा रख के एक दूसरे के पास लाके, एंड अगर दोनों में मान लो अट्रैक्शन हो गई, दोनों एक दूसरे के साथ चिपक गए मटेरियल, तो क्या मुझे आप इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बता सकते हो कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। मैंने आपको क्या मटेरियल्स दिए हैं, दोनों मैग्नेट्स दिए हैं या एक आयरन है और एक मैग्नेट है। आप कहोगे नहीं मैं नहीं बता सकता, सिर्फ अट्रैक्शन के बेसिस पे आप नहीं बता सकते कि मैंने आपको किस तरह के मटेरियल्स दिए हैं, बिकॉज अगर एक आयरन और एक मैग्नेट हुआ तब भी ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, और ये भी तो हो सकता है कि यहां नॉर्थ पोल रहा हो मैग्नेट का और यहां साउथ पोल रहा हो, इस तरह से, तब भी तो दोनों में अट्रैक्शन होगी। तो अगर आपको कोई ऐसा बोले कि दो चीजें हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, तो पक्की बात है कि एक आयरन है और एक मैग्नेट है, तो ऑब्वियसली आप कहोगे नहीं ये गलत चीज है, ये भी तो पॉसिबल है कि दोनों मैग्नेट्स हो, और ये भी ऑब्वियसली पॉसिबल है कि एक आयरन हो और एक मैग्नेट हो। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, हमें नहीं पता, 50-50% की यहां पे पॉसिबिलिटी है। दैट मीन्स अट्रैक्शन जो है दैट इज नॉट द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ द मैग्नेटिज्म। अट्रैक्शन के बेसिस पे आप श्योर नहीं हो कि दोनों में से जो दूसरा मटेरियल है वो आयरन है या फिर मैग्नेट है, ठीक है। दैट्स व्हाई अट्रैक्शन इज नॉट द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ द मैग्नेटिज्म। नाउ लेट्स से कि जब आपने इन दोनों को एक दूसरे के साथ इस तरह से एक फ्लैट सरफेस के ऊपर रखा एंड दोनों में आपने देखा कि रिपल्शन हो रही है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब क्या मुझे आप इस ऑब्जर्वेशन को देख के बता सकते हो कि मैंने किस तरह के मटेरियल्स आपको दिए हैं, दोनों मैग्नेट्स दिए हैं या एक आयरन और दूसरा मैग्नेट है। नाउ यू कैन टेल फॉर श्योर, आप 100% श्योरिटी से बोल सकते हो कि अगर रिपल्शन हो रही है ना, फिर ये पॉसिबल नहीं है कि एक आयरन हो और एक मैग्नेट हो। मैग्नेट आयरन को रिपेल थोड़ी कर देगा ठीक है, दोनों मैग्नेट्स ही हैं, वो पक्की बात है, तभी वो एक दूसरे को यहां पे रिपेल कर रहे हैं। अगर ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ रहा होगा, और अगर ये साउथ है तो ये भी साउथ रहा होगा। दैट मीन्स रिपल्शन के बेसिस पे आप बता पा रहे हो कि जो दूसरा मटेरियल है वो मैग्नेट है या फिर आयरन है। दैट्स वाई बोला जाता है कि जो रिपल्शन है दैट इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ द मैग्नेटिज्म, बिकॉज अट्रैक्शन तो मैग्नेट और आयरन में भी हो जाती है और मैग्नेट के जो अनलाइक पोल्स हैं उसमें भी हो जाती है, बट जो रिपल्शन है वो दो मैग्नेट्स के लाइक पोल्स के बीच में ही होती है। इस डायग्राम को देखो कितना बढ़िया और कितना इंटरेस्टिंग डायग्राम है। यहाँ पे एक बार मैग्नेट और एक सोलेनॉइड को कंपेयर करके दिखाया गया। दोनों के ऊपर हमने आयरन के फाइलिंग्स को स्प्रेड किया और हमने देखा कि वो अपने आप को किस तरह से किसी पैटर्न में अरेंज करेंगी। तो हमें कुछ इस तरह का देखने को मिला इन बोथ केसेस। एज यू कैन सी कि काफी हद तक दोनों डायग्राम्स सिमिलर ही हैं। दोनों में जो ओवरऑल हमें डायरेक्शन वगैरह देखने को मिल रही है, या कह लो जो उसका पैटर्न देखने को मिल रहा है, वो किस तरह का है कि अगर दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज लेट्स से द साउथ पोल, ठीक है, तो नॉर्थ से निकल के साउथ के टुवर्ड्स और इधर भी नॉर्थ से निकल के साउथ के टुवर्ड्स कुछ इस तरह की हमें मैग्नेटिक फील्ड्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खुद से दिखाई नहीं देती हैं, बट उनको हम आयरन फाइलिंग्स की हेल्प से विजुलाइज कर सकते हैं। अब साथ में जो मैंने बोला कि इनकी डायरेक्शन भी होती है, दैट इज नॉर्थ से साउथ, इस तरह से। बार मैग्नेट के बाहर अगर हम बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल पर टर्मिनेट होती हैं। अब ऐसा कैसे, यहां पे तो हमें पता नहीं लग रहा। यहां पे जस्ट मोटा मोटा हमें ये जरूर पता लग रहा है कि हाँ कुछ ऐसा ऐसा हमें पैटर्न नजर आ रहा है, बट ये डायरेक्शन हमें कैसे पता लगी,
दैट इज विद द हेल्प ऑफ अ कंपस, कि अगर आप एक कंपस लेते हो और यहाँ पे रखते हो तो उसका जो रेड पार्ट होता है नीडल का, दैट इज द नॉर्थ पोल, वो इसी डायरेक्शन में इस तरह से नीचे की तरफ पॉइंट करेगा। इसको आपको खुद से करके देखना है, और जिस डायरेक्शन में पॉइंट करती है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सिमिलरली मान लो मैं यहाँ पे रखता हूँ कंपस, तो कंपस का नॉर्थ पोल ऑब्वियसली साउथ पोल के टुवर्ड्स मूव करना चाहेगा या पॉइंट करना चाहेगा, तो इसी तरह से पॉइंट करेगा, ना कि उससे दूर पॉइंट करेगा। ठीक है, एंड दैट्स वाई हम इस तरह से इसको नहीं बनाएंगे। अगर ऐसा बना दिया तो इसका मतलब है कि कंपस का जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ पोल के टुवर्ड्स ही पॉइंट कर रहा है, विच इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। नॉर्थ और नॉर्थ तो एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं ना। दैट्स वाई इस तरह से आपको रखना है, और यहां भी इस तरह से दिखानी है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अच्छा, सिमिलरली एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारी फील्ड लाइंस हो सकती हैं, जैसे बहुत सारे इस तरह से आप देख रहे हो ना, पैटर्न आपको नजर आ रहे हैं, तो फील्ड लाइंस भी आपको इसी तरह से बनानी है। तो एक और फील्ड लाइन आपने ड्रॉ करी, यहां पर भी एक और फील्ड लाइन ड्रॉ करी, डायरेक्शन यहां पर भी मैंने उसको स्पेसिफाई किया, नॉर्थ से निकल के साउथ के टुवर्ड्स। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, अगर हम आउटसाइड द बार मैग्नेट या किसी भी मैग्नेट की बात कर लेते हैं, आउटसाइड द मैग्नेट अगर हम बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, नॉर्थ से ओरिजिनेट होती हैं मतलब स्टार्ट होती हैं, और साउथ पे टर्मिनेट होती हैं मतलब एंड करती हैं। ठीक है, अच्छा एक और फील्ड लाइन बनाते हैं, यहां पे थोड़ा गैप बना के मैं देखो ड्रॉ कर रहा हूं, आप देख रहे हो यहां पे मैंने काफी दूरी दिखाई है। सिमिलरली यहां भी अगर दिखाऊंगा तो काफी गैप को शो करके यहां पे फील्ड लाइन मैंने खत्म करी है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली जैसे जैसे हम मैग्नेट से दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी कमजोर होती जाती है, तो उसको इसी तरह से दिखाया जाएगा विजुअली कि फील्ड लाइंस हैं वो दूर दूर हो गई हैं। जस्ट ये डिस्टेंस का या एक गैप का यही मतलब है कि फील्ड लाइंस यहाँ पे कमजोर हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कमजोर है। ठीक है ना, जितनी ज्यादा भीड़ होगी फील्ड लाइंस की, जितनी ज्यादा क्राउडेड होंगी किसी रीजन में, उतना ही स्ट्रांग वहां पे मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। एज यू कैन डायरेक्टली सी कि नॉर्थ पोल पे कितनी ज्यादा क्राउड है, हेंस हमने जो स्टार्टिंग में कहा था कि सबसे स्ट्रांग अगर मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी मैग्नेट की तो वो उसके पोल्स के ऊपर होती है। ठीक है ना, आजू बाजू में तो बहुत कम क्राउड रहता है, हेंस वहां पे मैग्नेटिक फील्ड काफी वीक ही हमें देखने को मिलता है। अच्छा, उसके बाद और भी फील्ड लाइंस होंगी, बट बहुत बड़ा इस तरह से ये गैप लेके यहाँ पे एंटर करने वाली है, तो इसको इसी तरह से हम बस खाली दिखा देते हैं डायग्राम्स में। इसका ये मतलब नहीं है कि ये बस यहाँ पे एंड हो गई है, नो, ये भी पूरा लूप कंप्लीट करके यहाँ पे आएंगी, जस्ट विजुअली हमने उसको इस तरह से दिखा दिया। सिमिलरली यहाँ पे एंड कर रही होंगी ना, तो यहाँ पे इस तरह से ये आने वाली हैं। ठीक है, ये और कोई फील्ड लाइंस नहीं है, ये बेसिकली यही फील्ड लाइंस हैं, यहाँ से इस तरह से कनेक्ट होने वाली हैं। राइट, एंड बिल्कुल सेंटर में आपको सीधी लाइन खींच के इस तरह से बाहर की तरफ दिखा देना है, बिकॉज इसी तरह से आपको दिखाना है ना, डायरेक्शन सेम रहेगी। या वही चीज़ मान लो कि अगर यहाँ पे आप कंपास रखते हो तो जिसका नॉर्थ पोल है वो ऑब्वियसली इस नॉर्थ से दूर पॉइंट करेगा, तो इसी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। सिमिलरली यहां पे आपको डायरेक्शन कैसी रखनी पड़ेगी, इस तरह से रखनी पड़ेगी। अगर यहां पे आप एक कंपास रखते हो तो उसकी जो नीडल है, उसका जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल के टुवर्ड्स ही तो पॉइंट करेगा, तो हेंस उसकी डायरेक्शन ये हो गई। ठीक है, तो जब भी आपको एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को डायग्रामेटिकली दिखाना हो तो कुछ इस तरह से, राइट, रफली आप ड्रॉ इसको करके चल सकते हो। ऑब्वियसली अगर आप पेंसिल से करोगे तो नीट एंड क्लीन डायग्राम बनेगा, बट यू गॉट द कॉन्सेप्ट। ठीक है, डायरेक्शन को बस आपको समझ के चलना है कि नॉर्थ से निकल के साउथ पोल पे एंड करना है। अगर मैं मैग्नेट के बाहर की बात कर रहा हूं, आउटसाइड द मैग्नेट, मैं इस चीज को बार बार दोहरा क्यों रहा हूं, बिकॉज इनसाइड द मैग्नेट भी आपसे पूछा जा सकता है। इनसाइड द मैग्नेट भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, और देखो ना, जो ये चीज है और जो ये है, इसको बिल्कुल सीधा कनेक्ट करो जरा। अब देखो डायरेक्शन कैसी है, ऊपर की तरफ, यहां भी डायरेक्शन कैसी है, ऊपर की तरफ। दैट मीन्स यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होने वाली है। मैग्नेट के अंदर आप गौर करो जरा, साउथ से लेके नॉर्थ के टुवर्ड्स है डायरेक्शन, जो ये एरो है, दिस इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, उल्टा है। हेंस इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ होती है मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, दिस इज फॉर द बार मैग्नेट। बिल्कुल वैसा हमें देखने को मिलने वाला है एक सोलेनॉइड के लिए। सोलेनॉइड के केस में भी ऐसा ही होने वाला है, इसकी एक साइड जो होगी वो साउथ पोल के जैसा काम करेगी,
ठीक है, और जो इसकी दूसरी साइड होने वाली है वो नॉर्थ पोल के जैसा काम कर रही होगी। कैसे हमें पता लगता है कि कौन सी साइड नॉर्थ है कौन सी साउथ, इसके बारे में हम प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर आप इस सोलेनॉइड को किसी भी एक एंड से ऑब्जर्व करते हो और आपको नजर आता है कि जो करंट है उसकी जो डायरेक्शन है थ्रू दीज कॉइल्स दैट इज क्लॉकवाइज, तो वो वाला जो एंड है दैट मस्ट बी द साउथ पोल। एंड अगर आपको ऐसा नजर आता है कि जो करंट है वो सोलेनॉइड से किस तरह से पास हो रहा है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, देन जो वो होगा दैट एंड ऑफ द सोलेनॉइड इट विल बी द नॉर्थ पोल ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, तो घूम घुमा के बस बात इतनी सी है कि दोनों चीजें बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। आउटसाइड द मैग्नेट यहाँ भी नॉर्थ से साउथ ही डायरेक्शन होने वाली है मैग्नेटिक फील्ड की, और वैसा ही हमें इस बार मैग्नेट में भी देखने को मिल रहा है। अब हम मैग्नेट के साथ रिलेटेड कुछ टर्म्स की डेफिनेशंस को देखने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए हम क्या कहेंगे कि एक मैग्नेट हमने कंसिडर किया, अब इस मैग्नेट के अराउंड वो एरिया, वो रीजन जिसमें इस मैग्नेट के असर को, इस मैग्नेट के इन्फ्लुएंस को फील किया जा सकता है, ठीक है, या इसके इफेक्ट को फील किया जा सकता है, उसे बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। और जितना ज्यादा इसका इन्फ्लुएंस होगा, जितना ज्यादा इसका असर होगा किसी भी रीजन में, वी विल से कि मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही क्या है, स्ट्रांग है, राइट। देन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि अगर एक ऐसा रीजन हमने कंसीडर किया जिसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी सेम है और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है, इस तरह से मैंने कि एरिया लिया है, इस एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी बिल्कुल सेम है और मैग्नीट्यूड भी बिल्कुल सेम है, तो इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड को बोला जाएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मान लो जितना मैग्नीट्यूड यहां है उतना ही यहां है, उतना ही यहां और उतना ही यहां, डायरेक्शन भी आप देख रहे हो लेफ्ट से राइट है। सो सच इन सच अ सिनेरियो वी कैन से कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो कि अगर इस तरह से बिल्कुल पैरेलल लाइंस हैं फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है। बट अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं तो क्या अब भी मैं कह सकता हूं कि इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है? द आंसर इज नो, बिकॉज आप गौर करो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इस एरिया में, स्टार्टिंग वाले रीजन में काफी क्राउडेड हैं, थोड़ा पास पास हैं। दैट मीन्स इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, थोड़ी सी स्ट्रांग है। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो इस रीजन में, आप देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ये दूर दूर हो चुकी हैं, एक दूसरे से फैल चुकी हैं या डाइवर्ज हो चुकी हैं, दैट इज द प्रॉपर वर्ड। सो हेंस इससे ये क्लैरिटी हो रही है कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वीक है। सो इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड को हम यूनिफॉर्म नहीं कहेंगे, इसको कह सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। सिमिलरली कुछ भी आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो, है ना। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैंने इस तरह से ड्रॉ करा है तो इसका मतलब भी क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे वो किस तरह की है, नॉन यूनिफॉर्म है, बिकॉज पैरेलल लाइंस नहीं है, ठीक है। पैरेलल लाइंस को छोड़ के कुछ भी हो आप उसको नॉन यूनिफॉर्म ही कंसिडर करने वाले हो। इवन अगर एक बार मैग्नेट है, ठीक है, तो हमको ये भी पता है बार मैग्नेट के लिए भी जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कुछ इस तरह से बनती हैं एंड दे आर नॉट पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो इस वजह से अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि जो बार मैग्नेट रहता है, या इवन अगर एक सोलेनॉइड की बात कर लूं, एक सोलेनॉइड होता है तो उसके आसपास का जो रीजन है उसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की होती है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? सो वी विल से नॉन यूनिफॉर्म होती है। मोर ओवर एज वी नो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से हैं, लेफ्ट से राइट है, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, फिर तो ठीक है, हम इसको 2 डायमेंशंस में इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। बट लेट्स से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो स्क्रीन के अंदर जा रही हो, आपसे दूर इनटू द स्क्रीन, फिर उसको किस तरह से शो किया जाता है, इस तरह से क्रॉसेस की हेल्प से शो किया जाता है, ठीक है। अगर कहीं पे आपको इस तरह से ड्रॉ करके बताया जाए कि मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, तो देख के पता लग जाना चाहिए कि क्रॉस का मतलब है वो इनटू द स्क्रीन एंटर कर रही है। दिस इज इनटू द स्क्रीन। सिमिलरली
अगर इस तरह से दिखाया गया है सिर्फ एक डॉट की हेल्प से, तो इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके टूवर्ड्स आ रही है, आउट ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन से बाहर की तरफ निकल के आपके टूवर्ड्स आ रही है, तो उसको इस तरह से दिखाया जाएगा, आउट ऑफ स्क्रीन। थर्ड वन इज मैग्नेटिक पोल्स, और ये सबसे इंटरेस्टिंग है। पहले तो अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करनी हो तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये मैग्नेट के अंदर का वो एरिया या वो स्पेसिफिकली वो जगह है, वो रीजन है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, या एटलीस्ट हमें बहुत स्ट्रांग अपीयर होती है, दैट इज द मैग्नेटिक पोल। अब देखो, अब तक तो बहुत सिंप्लीफाइड वे में हम पोल बनाते आए हैं, सीधा यहां लिख दिया नॉर्थ और यहां लिख दिया साउथ। हमने उसको पिन पॉइंट करके नहीं बताया कि हाँ एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर जगह पे पोल है। देखो, अगर मैं इसको रिलेट करता हूं इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है, हम एग्जैक्टली देखो उसकी जगह ड्रॉ कर देते हैं कि ये छोटा सा बिंदु है, ये छोटा सा पॉइंट है जहां पे पॉजिटिव क्यू चार्ज बैठा है ना, और ये एग्जैक्ट वो लोकेशन है जहां पे नेगेटिव क्यू चार्ज बैठा है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस जिसको हमने 2L बोल दिया, एंड ये हमारा बन गया एक इलेक्ट्रिक डायपोल, राइट। एंड इसके साथ रिलेटेड एक टर्म होती है विच इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसका फॉर्मूला होता है P वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस। अब यहां तो ठीक है, एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके हमने बताया, इस वजह से हम सेपरेशन वगैरह देख सकते हैं, बट व्हाट अबाउट हियर? बार मैग्नेट में अब तक जब भी हमें पोल बताना था तो हम सिंपली ऐसे लिख देते थे, नॉर्थ एंड साउथ, एंड काम हो गया। हमने कभी पिन पॉइंट करके नहीं बताया कि जो पोल है वो यहां पे है, यहां पे है, या थोड़ा अंदर यहां पे है, इस तरह से। ठीक है, सिमिलरली नॉर्थ पोल को अब तक हमने पिन पॉइंट करके नहीं बताया कि बाहर है, अंदर है, या थोड़ा सा और अंदर हटके। बट अब से हम इसको भी डायग्रामेटिकली जब भी दिखाएंगे तो किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह से ड्रॉ करेंगे, समथिंग लाइक दिस, एजेस से थोड़ा सा अंदर हटके इसको ड्रॉ किया जाएगा। नाउ यू माइट वंडर कि जो पोल्स होते हैं, हमें तो लगता था कि शायद बिल्कुल बाजू में होते हैं, बिल्कुल एजेस पे होते हैं, है ना। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेट में देखा जाए इन ए ट्रू सेंस पोल के जैसा कुछ है ही नहीं, ऐसा उसमें उसमें कुछ खास नहीं है इसकी एजेस में कि जिसकी वजह से वहां पे कुछ ज्यादा स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की। देखो, चार्जेस में यहां पे कुछ स्पेशल है, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इसका एक नेचर है खुद से, राइट। ये एक नेगेटिव चार्ज है, यहां पे हमें समझ में आता है, बट मैग्नेट में यहां और यहां कुछ अलग हटके यहां रख दिया, ऐसा नहीं है, या उसमें कुछ पोल नाम की एक अंदर यहां पे चीज रखी हुई है, ऐसा नहीं है ना। सिमिलरली या मैं ऐसा कहूं कि यहां जैसे बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि मैग्नेटिक चार्ज बोल दिया जाता है कई बार समझने के लिए, कि ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि यहां पे एक मैग्नेटिक चार्ज है, बट वो भी यार एक सिंप्लीफिकेशन की तरह बस बताने का आइडिया है, मैग्नेटिक चार्ज के जैसा असल में तो कुछ भी नहीं होता, राइट। कुछ बुक्स में देखोगे भी इस तरह से लिखा जाएगा मैग्नेटिक चार्ज को QM, राइट, बट दैट इज अगेन वो अलग बात है। फिलहाल मेन जो समझने वाली बात है, दो चीजें, कि पहला, पोल्स में कुछ खास ऐसा नहीं रखा हुआ जिसकी वजह से हम ऐसा कह सकें कि यहां पे देयर इज समथिंग स्पेशल। ठीक है, जैसा ये मैग्नेट यहां पे है वैसा ही असल में यहां पे है, वैसा ही यहां पे है, वैसे ही यहां पे है, वैसा ही यहां पे है। जिस तरह की मैग्नेट की कॉन्फ़िगरेशन यहां है वैसी ही सेंटर में है और वैसी ही यहां पर है। इवन पूरा जो ये बार मैग्नेट है, इसमें जिस तरह का इलेक्ट्रॉन्स का मोशन यहां है वैसा ही यहां होगा, वैसा ही यहां होगा और वैसा ही यहां होगा। ठीक है, तो फिर पोल्स को हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अंदर की तरफ है? इवन अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि विजुलाइज करें कि जो आयरन की फाइलिंग्स होती हैं, अगर मैं उनको स्प्रेड करता हूं इसके ऊपर, तो वो तो हमें ऐसा अपीयर होता है कि शायद एजेस के ऊपर ज्यादा चिपक रही हैं। फिर पोल को इस तरह से जब भी ड्रॉ किया जाता है तो थोड़ा सा अंदर हटके क्यों ड्रॉ किया जाता है? तो देखो, ये अगेन एक सिंप्लीफिकेशन है। एक्चुअल में क्या है, मैं फील्ड लाइंस को ड्रॉ करता हूं, नॉर्थ से साउथ के टुवर्ड्स होती हैं ऐसे। सो लेट्स से दिस इज वन फील्ड लाइन, दिस इज अनदर फील्ड लाइन, ठीक। फिर एक और फील्ड लाइन बनाते हैं,
एंड यहाँ भी एक और फील्ड लाइन बना देते हैं। वैसे तो बहुत सारी फील्ड लाइंस ऑब्वियसली इस तरह से होने वाली हैं जो नॉर्थ से निकल के साउथ के टुवर्ड्स एंड होने वाली हैं। बट अब जरा गौर करो, अगर इन फील्ड लाइंस को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो हमको तो ऐसा ही अपीयर होगा। पहले यहां देख लेते हैं कि सारी फील्ड लाइंस इस तरह से यहां से कहीं से एक्चुअल में निकल के बाहर आ रही हैं। तो ऐसा बोल दिया गया कि हाँ, यहां पे है असल में इस मैग्नेट का जो पोल है। सिमिलरली जो फील्ड लाइंस होंगी वो देखो यहां पे आके सारी एंड होती हुई हमें अपीयर हो रही है। हेंस ऐसा बोल दिया गया कि यहां कहीं पे एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जो ये मैग्नेट है इसका साउथ पोल प्रेजेंट है। ठीक है, बट रिमेंबर एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। राइट ये जस्ट समझने के लिए बहुत आसान तरह से चीजों को एक्सप्लेन करने का जस्ट एक तरीका है। फोर्थ वन इज मैग्नेटिक एक्सेस। तो जैसा हमने देखा कि जो पोल्स होते हैं वो एजेस से थोड़ा अंदर की तरफ हटके हमें अपीयर होते हैं। सो लेट्स से दिस इज वन पोल, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज द साउथ पोल। अब अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जो इन दोनों पोल्स को आपस में इस तरह से कनेक्ट कर रही है, बिल्कुल हमने एक स्ट्रेट लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर दिया, देन दिस पर्टिकुलर लाइन इज कॉल्ड द मैग्नेटिक एक्सिस। द फिफ्थ वन इज द मैग्नेटिक इक्वेटर। तो देखो अगर हम इस मैग्नेट के बिल्कुल हाफ से एक लाइन निकालते हैं और वो लाइन ड्रॉ जो करनी है वो इस मैग्नेटिक एक्सिस के भी कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि सेंटर से इस तरह से निकाल दी, इस तरह से टेढ़ी, नहीं, हमें सेंटर से पास करनी है और इस मैग्नेटिक एक्सिस के भी परपेंडिकुलर लाइन हो। दैट मीन्स कुछ इस तरह से हमने लाइन को ड्रॉ किया एंड दिस लाइन जो ये वर्टिकल लाइन हमारे पास मिली है जो पास कर रही है मैग्नेट के सेंटर से, दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इक्वेटर। राइट, what is the angle between magnetic axis and the magnetic equator? Obviously 90 degrees. ठीक है, the last one is the magnetic length. तो magnetic length क्या है? बेसिकली जो ये दोनों पोल्स हैं, है ना, एक बार दोबारा मैं इसको थोड़ा सा मोटा करके ड्रॉ करता हूं। दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। तो इन दोनों पोल्स का जो आपस का डिस्टेंस है उसे बोला जाता है मैग्नेटिक लेंथ। अच्छा, अब देखो अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है एंड लेट्स से दीज आर इट्स पोल्स, दिस वन इज द नॉर्थ पोल, दिस वन इज द साउथ पोल। तो इसकी दो तरह की लेंथ्स हो सकती हैं। एक तो है इसकी जो ज्योमेट्रिक लेंथ है जो कि इस पूरे मैग्नेट की लेंथ को बोला जाता है। ठीक है, यहां से लेके बिल्कुल यहां तक की लेंथ, इसको बोला जाएगा ज्योमेट्रिक लेंथ। एंड एक हमने पढ़ा मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ है सिर्फ पोल्स की दूरी, नॉर्थ से लेके साउथ तक का जो डिस्टेंस है इस तरह से। राइट, अब अगर आपके सामने मैं मैग्नेट ला के रख दूं तो ज्योमेट्रिक लेंथ ऑब्वियसली आप देख के मेजर करके बता सकते हो यूजिंग अ स्केल। बट क्या आप मैग्नेटिक लेंथ के बारे में बता सकते हो? क्या हमारे पास कोई लेट्स से रिलेशनशिप है कि अगर मुझे ज्योमेट्रिक लेंथ पता है तो मैं मैग्नेटिक लेंथ को भी निकाल सकूं? आंसर इज यस। दोनों की जो रेशियो होती है, जो मैग्नेटिक लेंथ है और जो ज्योमेट्रिक लेंथ है, इन दोनों की जो रेशियो है इसका एक्सप्रेशन हमें याद करना है कि कितनी वैल्यू होती है। बट उससे पहले ऑब्वियसली जो न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, है ना। मैग्नेटिक लेंथ हमेशा छोटी होगी, ज्योमेट्रिक लेंथ ऑब्वियसली हमेशा बड़ी होगी बिकॉज पोल्स अंदर की तरफ हटके हैं। इसका मतलब इसकी जो रेशियो है अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो आंसर शुड कम आउट लेस देन 1 ऑब्वियसली। ठीक है, बट एग्जैक्टली कितना होता है इसको आपको याद रख लेना है, 0.84 या फिर अप्रोक्सीमेटली 5/6। ठीक है, वैसे यही हमें प्रेफरेबली यूज करना है 0.84। बट अगर कुछ कैलकुलेशन की ज़रूरत है, कोई न्यूमेरिकल आ जाता है इसके बेसिस पे, जिसके चांसेस बहुत कम है हालांकि, बट इन दोज केसेस हम इस रेशियो को भी यूज कर सकते हैं टू मेक थिंग्स इवन मोर सिंपल। ठीक है, सो इतना हमें बस याद रख लेना है कि मैग्नेटिक लेंथ डिवाइडेड बाय ज्योमेट्रिक लेंथ जो है दैट इज 0.84। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को समझने से पहले हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को एक बार रिवाइज करते हैं। ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और उतनी ही स्ट्रेंथ का एक नेगेटिव चार्ज है। राइट, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस जिसे हम 2L कह देते हैं।
एंड ये बन गया एक डाइपोल, एंड जो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी रिमेंबर, जिसको हम पी वेक्टर से इस तरह से डिनोट करते हैं। एंड इसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, दैट दिस पी वेक्टर इज एक्सप्रेस्ड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज मल्टीप्लाइड बाय जो इनकी ये सेपरेशन है 2L है। ये फॉर्मूला रहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। सिमिलरली अब मैग्नेटिज्म में हमारे पास क्या है, वी हैव अ मैग्नेट, वी हैव टू पोल्स, कुछ इस तरह से है ना, या कह लो एटलीस्ट बिहेव इस तरह से करता है जैसे उसके अंदर इस तरह से दो पोल्स हों। लेट्स राइट, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज द साउथ पोल। ठीक है, तो इसके लिए जो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अब अलग अलग बुक्स में इसके लिए अलग अलग सिंबल्स को यूज किया जाता है। कुछ बुक्स में इसको ऐसे लिख देते हैं पी एम वेक्टर, ठीक है, कुछ बुक्स में कैपिटल एम वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो विच एवर बुक यू आर यूजिंग उस तरह की नोटेशन को यूज कर लो सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। इन दिस वीडियो लेट्स यूज दिस कैपिटल एम। ठीक है, सो कैपिटल एम वेक्टर, इसका जो फॉर्मूला है दैट इज एस पोल की स्ट्रेंथ। जैसे देखो यहां पे चार्ज था तो हमने चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखा कि वो कितना स्ट्रॉन्ग चार्ज है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है ना। इसी तरह से मैग्नेटिज्म में हम इस पोल की स्ट्रेंथ को यहां पे लेके चलेंगे जिसको हम स्मॉल m से लिखते हैं। बट रिमेंबर, जैसे यहां पे असल में वहां पे एक चार्ज रखा हुआ है, यहां पे कुछ भी असल में प्लेस्ड नहीं है, हेंस इस चीज को डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं किया जा सकेगा, बट देयर आर इनडायरेक्ट मेथड्स टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पोल। ठीक है, इसके स्ट्रेंथ को इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट किया जाएगा। चलो, मल्टीप्लाइड बाय 2L। अच्छा, यहां पे भी बाय द वे वेक्टर लगा देते हैं बिकॉज दिस इज द वेक्टर, एंड सिमिलरली यहां पर भी हम वेक्टर लिख देने वाले हैं। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर एक स्केलर है और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ, तो हमारा आंसर भी किस तरह का आता है, वेक्टर निकल के आता है। और वैसे ही हमें यहां पे भी दिख रहा है कि ये आंसर वेक्टर आ रहा है बिकॉज यहां पे जो है ये एक स्केलर है और ये एक वेक्टर है। ठीक है, तो जो ये 2L वेक्टर है ये कौन सी लेंथ है, ये ज्योमेट्रिक लेंथ है या मैग्नेटिक लेंथ है? यहां पे तो सिंपल सी बात है, बस चार्जेस पड़े हैं, एक ही लेंथ होगी दोनों की। बट यहां पे ध्यान रखने वाली बात है कि जो ये 2L वेक्टर जो हम बोल रहे हैं, ये जो सेपरेशन है ये आपको पोल्स की सेपरेशन को कंसिडर करना है इस तरह से। दैट मीन्स इसकी मैग्नेटिक लेंथ यहां पे मल्टीप्लाई करनी है पोल की स्ट्रेंथ के साथ। गलती से ज्योमेट्रिक लेंथ को कंसिडर मत कर देना यहां पे, इस चीज को आपको माइंड में रखना है। चलो, अब हम ऐसा करते हैं, एक बार मैग्नेट को 2 पार्ट्स में कट करते हैं। सो दिस इज लेट्स से अ बार मैग्नेट, एंड इसको 2 पार्ट्स में हमने कट करना है। अब इसको कट करने के 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो इस तरह से और एक इस तरह से। है ना, तो अगर पहले इस तरह से सेंटर में से हम कट करते हैं तो इसको बोला जाता है, हम इसको या तो कह सकते हैं कि लेंथ के परपेंडिकुलरली कट कर रहे हैं, है ना, मैग्नेटिक लेंथ के परपेंडिकुलरली कट कर रहे हैं। या फिर आप ऐसा कह सकते हो, परपेंडिकुलर के लिए जो ऑल्टरनेट वर्ड हम यूज करते हैं दैट इज कि इसकी मैग्नेटिक लेंथ के हम ट्रांसवर्स तरीके से कट कर रहे हैं। ट्रांसवर्स वर्ड का भी मतलब क्या है, इसके परपेंडिकुलर, लेंथ के परपेंडिकुलरली कट हो रहा है, राइट। तो दोनों चीजें मैं लिख देता हूं, या तो कह लो परपेंडिकुलर टू इट्स मैग्नेटिक लेंथ, या फिर कह लो ट्रांसवर्स टू मैग्नेटिक लेंथ। बात एक ही है। तो आपने यहां से इसको कट करा, एंड मान लेते हैं बिल्कुल सेंटर से ही हमने कट करा है। फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, है ना, सच एज जो ये वाला पार्ट था पहले पूरा, इट वाज द नॉर्थ पोल। ठीक है, पोल एग्जैक्टली हम दिखा रहे हैं कि एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे बैठे, बट इस पूरे हाफ को भी हम एक तरह से उसका नॉर्थ हिस्सा
कंसिडर करके चल सकते हैं। सिमिलरली दिस इज द सदर्न साइड, ऐसा कह सकते हैं, दैट इज द बेटर वे टू से, इसकी साउथ वाली साइड है। सो समथिंग लाइक दिस। तो इसको हमने यहां से इस तरह से हाफ में कट कर दिया, जो येलो लाइन दिख रही है। कट करने के बाद ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ पोल एक साइड बच जाएगा, साउथ पोल एक साइड बच जाएगा। ऑब्वियसली वी नो कि स्टिल पेयर्स में रहने वाले हैं जो ये पोल्स हैं, वो तो श्योर है। बट क्या फर्क पड़ने वाला है इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर, देखो उसको जानते हैं कि असल में यहां पे हमारे पास पोल है और यहां पे हमारे पास पोल है। हियर वी हैव द नॉर्थ वन, हियर वी हैव द साउथ वन। अगर मैंने कट भी कर दिया तो क्या इस पोल की स्ट्रेंथ के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा? द आंसर इज नो। अगर इस तरह से ट्रांसवर्स तरीके से हम कट करेंगे तो पोल की स्ट्रेंथ के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला, बिकॉज जो ये पोल की स्ट्रेंथ है ये खास तौर पे डिपेंड करती है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। चलो इसको व्हाइट कलर से शो करता हूं और ज्यादा क्लैरिटी हो। ठीक है, जो ये मैंने व्हाइट कलर में दिखाया ना, जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है जितना बड़ा होगा उतनी ही ज्यादा पोल की स्ट्रेंथ रहने वाली है। तो अगर मैं सेंटर में से कट भी कर रहा हूं तो इस एरिया पे थोड़ी कोई फर्क आ रहा है, दैट मीन्स पोल की स्ट्रेंथ बिल्कुल सेम रहेगी। तो अच्छा, जो डाइपोल मोमेंट था दैट इज m इंटू 2l वेक्टर, ये तो ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट है। कट करने के बाद जो m डैश हमें मिलेगा वो कैसा होगा? पोल की स्ट्रेंथ अब भी वही है बट लेंथ अब हमने आधी कर दी, अब 2l नहीं, अब वो सिर्फ l हो जाने वाली है। दैट मीन्स पहले के मुकाबले में आधा हो जाने वाला है हमारा डाइपोल मोमेंट। m डैश इज इक्वल्स टू m वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। तो मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट आधा हो गया, तो ओवरऑल कह सकते हैं कि हाँ, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो आधी रह गई। ठीक है, सिमिलरली अगर दूसरे तरह से अब कट करते हैं, सो लेट्स अगेन ड्रॉ दिस मैग्नेट। अब हमने इसको कट करा लेट्स से यहां से, जो ये येलो लाइन अब मैंने ड्रॉ करी है, राइट, वेयर this was the north side and the other one is the south side. अब अगर मैग्नेट को मैं इस तरह से कट करूंगा तो अब बताओ क्या इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कुछ फर्क आएगा? आंसर इज यस। अब वो आधा रह जा रहा है पहले के मुकाबले में, दैट मीन्स अब जो स्मॉल m है पोल की स्ट्रेंथ है वो भी आधी रह जाने वाली है। ठीक है, पहले तो इसको बोलेंगे क्या कि अब हम कट किस तरह से कर रहे हैं, हम कहेंगे हम अलोंग द लेंथ कट कर रहे हैं। ठीक है, अलोंग द लेंथ ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है कि यहां से ऊपर से हम इस तरह से कट कर रहे हैं। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। सो बोथ द केसेस आर पॉसिबल। तो दोनों में से किसी भी तरह से आप इसको कट करो, मेन थिंग इज दिस कि आपके पास जो डाइपोल मोमेंट है वो पहले इतना था, स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई 2l वेक्टर, बट कट करने के बाद जो नया डाइपोल मोमेंट है वो अब कैसा मिलने वाला है आपके पास? ये अब हो जाएगा आधा, स्मॉल m बाई 2। बट ओवरऑल लेंथ तो मैग्नेट की अब भी उतनी है। अगर जो इसके पोल्स हैं, मान लो यहाँ पे एक है यहाँ पे दूसरा है, दोनों का जो डिस्टेंस है वो तो अब भी उतना ही है। ठीक है, दैट मीन्स लेंथ सेम है इस बार, बट ये आधा हो गया। बट देखो 2 से 2 कटेगा और आपके पास m इंटू एल वेक्टर बच रहा है, जो कि अगेन m इंटू 2l वेक्टर का आधा है। दैट मीन्स कैपिटल M वेक्टर का आधा है। तो बात फिर भी वही है कि जो इसका डाइपोल मोमेंट है ना वो अब भी आधा हो जा रहा है। सो एक चीज आपने सिमिलैरिटी देखी कि इस बार मैग्नेट को जिस मर्जी तरह से आप कट करो, चाहे परपेंडिकुलर टू द लेंथ ट्रांसवर्स तरीके से या फिर अलोंग द लेंथ, दोनों ही केसेस में जो इसका डाइपोल मोमेंट है वो तो पहले के मुकाबले आधा होना ही होना है। चलो अब फिर से हम बात सोलेनोइड की करने वाले हैं। सो एज वी कैन सी इस सोलेनोइड के अंदर कुछ यहां पे रखा हुआ है, दैट इज इट्स कोर, जो कि जनरली बनी होती है सॉफ्ट आयरन से, बिकॉज इट इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, बहुत बढ़िया तरह से मैग्नेटाइज हो जाता है, डीमैग्नेटाइज हो जाता है जब हम चाहें। ठीक है, एंड उसके ऊपर इस तरह से हमने
कॉपर की एक वायर को वाउंड कर रखा होता है। जस्ट समझाने के लिए मैंने इसको इतना मोटा दिखा रखा है इस वायर को, अदरवाइज ऑब्वियसली बहुत थिन वायर रहेगी और बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स वहां पे रहेंगे। बट अगर बहुत मैं इसको थिन बना दूंगा तो विजुअली आप इसको समझ भी नहीं पाओगे कि क्या चल रहा है, ठीक है। सो फॉर दैट पर्पज ये बहुत मोटा स्प्रिंग के जैसा मैंने इसको दिखा रखा है। तो इतना क्लियर है। अब अगर मैं इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूं, लेट्स सी दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव ऑफ द बैटरी। अब जो करंट है यहां से अगर आप देखोगे तो आपको अपीयर हो रहा है क्लॉकवाइज, दैट मीन्स साउथ पोल ये है। एंड अगर इधर से आप देखते हो इस सोलेनॉइड को तो आपको क्या अपीयर हो रहा है कि जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज होके इस तरह से इधर को आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए जो ये वाला एंड है दैट इज द नॉर्थ पोल। अब जैसा हमने मैग्नेट में बोला पहले तो सिंपली ऐसे लिख देते थे कि अगर एक नॉर्थ है तो ये साउथ है, बट अब हमने समझा कि जो पोल्स हैं थोड़ा सा हट के अंदर की तरफ होंगे, तो वैसा ही कुछ हम यहां पे भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि जो ये पोल्स हैं असल में कुछ यहां और कुछ यहां इस तरह से होने वाले हैं। अब अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकल के साउथ के टुवर्ड्स होगी ना, तो असल में क्या होने वाला है, पहले तो यहां पे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, नॉर्थ ऐसे, साउथ में अंदर के टुवर्ड्स, राइट ऐसा। एंड यहां से फील्ड लाइन कुछ इस तरह से होगी, यहां पे फील्ड लाइन कुछ इस तरह से होगी। बट वही चीज है, अगर मैं इसको अंदर की तरफ मीट करता हूं तो देखो ये दोनों थोड़ा सा यहां पे और यहां पे मीट कर रही हैं फील्ड लाइंस, ठीक है। दैट मीन्स हमें ऐसा अपीयर हो रहा है कि जो सोलेनॉइड है उसके जो पोल्स होते हैं यहां और यहां होते हैं, लेंथ से थोड़ा सा अंदर की तरफ होते हैं। सेम चीज यहां पे भी है कि जो ज्योमेट्रिक लेंथ है वो ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक लेंथ कम होगी, और जो दोनों की रेशियो है वो 0.84 होने वाली है। इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं बार मैग्नेट में और सोलेनॉइड में, तो ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, हमें दो दो चीज़ें अलग अलग नहीं पढ़नी पड़ेंगी ठीक है। जो चीज़ हम बार मैग्नेट के बारे में बोल रहे हैं लगभग वही चीज़ हम सोलेनॉइड के बारे में भी बोल रहे हैं। अब इसी चीज़ के रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि अगर इस सोलेनॉइड को हम सस्पेंड कर दें हवा में किसी तरह से, मान लो यहाँ और यहाँ थ्रेड्स लगा के इसको लटका दिया, तो ये किस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करना चाहेगा, द आंसर इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, बिकॉज इट इज जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। जैसे कंपास की जो सुई होती है या एक नॉर्मल जो बार मैग्नेट होता है वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन करना चाहते हैं, सेम काम ये इलेक्ट्रोमैग्नेट भी करता है। जो इसका नॉर्थ साइड है ये अर्थ के मैग्नेटिक साउथ पोल के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा, एंड सिमिलरली जो इस सोलेनॉइड का साउथ पोल है वो अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा और अपने आप को अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल के टुवर्ड्स ये अलाइन कर देने वाला है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम दो सोलेनॉइड्स ले लें इस तरह के, अगेन इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव से हमने ज्वाइन कर दिया, इसको भी पॉजिटिव एंड इसको हमने नेगेटिव से ज्वाइन कर दिया, एज यू कैन सी बैटरी भी बिल्कुल सेम है और जो सोलेनॉइड है उसकी ओरिएंटेशन देखो बिल्कुल सेम है। जो ये साइड है आपको नजर आ रही है ये पीछे की तरफ है, एंड जो ये वाला सिरा है ये इस तरह से घूम के आगे की तरफ आ रहा है। तो बिल्कुल आइडेंटिकल ये पिक्चर्स हैं दोनों, ठीक है, बिल्कुल कोई भी डिफरेंस नहीं है इनकी कॉइलिंग में, है ना। ऐसा नहीं है कि एक को हमने इस तरह से क्लॉकवाइज लपेटा और दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज लपेट रखा है, बिल्कुल भी नहीं। सो अगर ये दोनों बिल्कुल सेम है, ऑब्वियसली अगर लेट्स से जैसा हमने पिछले केस में देखा था साउथ था यहाँ पे, यहाँ साउथ है यहाँ नॉर्थ है, तो ऑब्वियसली ये साइड साउथ के जैसे होने वाली है और ये साइड नॉर्थ पोल के जैसे होने वाली है ऑब्वियसली, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इस तरह से हम दो सोलेनॉइड्स को बहुत पास रखें और बहुत स्ट्रॉन्ग करंट पास करवाएं सो दैट मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रॉन्ग जनरेट हो, तो ये दोनों जो सोलेनॉइड्स हैं एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने वाले हैं, बिकॉज ऑपोजिट पोल्स हैं ये, अनलाइक पोल्स हैं ये, और अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एंड यहाँ पे भी ये दोनों सोलेनॉइड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा अगर हम कुछ उल्टा करते हैं, इसी तरह के दो सोलेनॉइड्स को हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, देखो अगेन बिल्कुल आइडेंटिकल ये सोलेनॉइड्स हैं, है ना, उसी तरह से कॉइलिंग है जैसे लेफ्ट में है वैसी कॉइलिंग यहाँ पे राइट वाले सोलेनॉइड में कर रखी है। बट ऐसा करते हैं इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव और इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है, अब आएगा मजा ठीक है ना। चलो अब देखते हैं क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है,
इधर से देखोगे तो क्लॉकवाइज, तो ये तो साउथ है, ये साइड नॉर्थ के जैसे है। बट अब यहाँ पे करंट पॉजिटिव से नेगेटिव दौड़ेगा। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो गौर से देखो, करंट यहाँ से होता हुआ इस तरह से फिर ये बैकवर्ड्स डायरेक्शन में जा रहा है। सो ये क्लॉकवाइज हमें अपीयर हो रहा है, तो ये साइड नॉर्थ के जैसे एक्ट करेगी, और नॉर्थ सॉरी नॉर्थ के जैसे, ठीक है। सो क्लॉकवाइज अपीयर हो रहा है, हेंस जो ये साइड है ये साउथ पोल के जैसे एक्ट करेगी, और जो ये लेफ्ट साइड है ये नॉर्थ पोल के जैसे अट्रैक्ट करने वाली है। इट मीन्स अब इन दोनों सोलेनॉइड्स में क्या होगी, रिपल्शन होने वाली है, जस्ट लाइक बार मैग्नेट्स। बार मैग्नेट्स में भी तो ऐसा ही था कि अगर यहाँ नॉर्थ पड़ा है यहाँ साउथ है, और यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है, तब भी ये दोनों क्या करते थे, रिपल। और वैसा ही हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है, राइट। अच्छा, मोर ओवर अगर यहां हमने देखा अट्रैक्शन हो रही थी पहले इन द फर्स्ट केस, बिकॉज बैटरीज भी आइडेंटिकल थी, और जो सोलेनॉइड्स की कॉइलिंग है दोनों की वो भी आइडेंटिकल है ना। एंड अगर यहां से कुछ चेंज करके हम रिपल्शन करवाना चाहते हैं तो हमारे पास दो मेथड्स हैं एक्चुअल में। एक तो ये जो देखा हमने कि बैटरीज को थोड़ा सा चेंज कर दो, जैसे यहां पे तो बिल्कुल सेम था, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पे मैंने क्या करा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड यहां देखो नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो एक तो ये तरीका है, या फिर इसी में हम क्या कर सकते हैं, बैटरीज को ऐसे ही रखें, बट एक सोलेनॉइड को बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड रखें, और दूसरा जो सोलेनॉइड है ना उसकी क्वाइलिंग को चेंज कर दें, ठीक है। अगर मान लो हमने क्लॉकवाइज लपेट रखा है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज लपेट दें, ठीक है। ऐसा करने से भी आपके पास ओवरऑल ऐसा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा, और दोनों जो सोलेनॉइड्स हैं वो रिपेल करना शुरू कर देंगे एक दूसरे को, राइट। अच्छा, क्या होगा अगर इसी सिचुएशन में मैं दो काम एक साथ कर दूं, तो लेट से क्वेश्चन देखो ऐसे ही बिल्ड होता है कि आपके पास इस तरह के दो सोलेनॉइड्स हैं, और ये दोनों बैटरीज कनेक्ट कर रखी हैं। दिस इज लेट्स से सोलेनॉइड नंबर 1, दिस इज सोलेनॉइड नंबर 2। अब मैंने क्या किया, जो ये फर्स्ट सोलेनॉइड है इसकी क्वाइलिंग को मैंने फ्लिप कर दिया या इन्वर्स कर दिया, और जो सेकंड वाला सोलेनॉइड है इसकी बैटरी को भी मैंने पोलैरिटी को चेंज कर दिया, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव हटा के नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऐसे कर दिया। So, दो चेंजेस यहां पे मैंने करे हैं, एक तो फर्स्ट की क्वाइलिंग एंड जो सेकंड है उसकी बैटरी की पोलैरिटी। तो अब बताओ दोनों सोलेनॉइड्स में अट्रैक्शन होगी या फिर रिपल्शन होगी, ये मुझे आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। देखते हैं आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते हो। एंड जब भी मैं कहता हूं कि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है तो कमेंट्स जरूर किया करो, उससे दो बेनिफिट होंगे। एक तो चैनल का बेनिफिट होगा ऑब्वियसली ठीक है, चैनल को ग्रोथ में थोड़ी सी हेल्प मिलती है अगर स्टूडेंट्स कमेंट्स वगैरह करते हैं। एंड सेकेंडली जो आपका बेनिफिट है कि ऐसा करने से एक तो आपको पता लगेगा कि जो आपका आंसर है वो सही है या नहीं, अगर कुछ गलत होगा तो बाकी स्टूडेंट्स आपको करेक्ट कर सकते हैं। एंड सेकेंडली ऐसा करने से जो सेशन है, जो ये वीडियो है, थोड़ी सी और इंटरेक्टिव हो जाती है ना। अगर सिर्फ सुनते रहोगे तो आफ्टर अ वाइल थोड़ा सा हो सकता है आपको बोरिंग लगना शुरू हो जाए, लेकिन अगर आप सुनोगे, समझोगे, और साथ में अगर किसी चीज का मैं आंसर पूछ रहा हूं आप कमेंट सेक्शन में दोगे आंसर, तो थोड़ा सा वो और ज्यादा इंटरेक्टिव हो जाता है, फिर वो मजा आता है सीखने में। सो अब तक हम बार मैग्नेट को पूरा पढ़ चुके हैं, और जो सेकंड टॉपिक है बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट सोलेनॉइड क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट, इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। नाउ वी हैव टू स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बार मैग्नेट हो सकता है या इवन सोलेनॉइड भी हो सकता है, बात तो एक ही है। along its एक्सेस मतलब एक्सियल पोजीशन पे, और परपेंडिकुलर टू द एक्सेस मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पे। एंड डेरिवेशन नहीं करनी है, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है, सिर्फ समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, फॉर्मूला जस्ट याद रख लेना है जरूर, वो जरूर है। रिलेट करेंगे इसको भी देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ, जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के इसमें भी इसकी डेरिवेशन करी थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है इस डाइपोल की एट एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन वो किस तरह की होती है, तो इसके लिए हमने एक्सप्रेशंस डिराइव किए थे, तो उसको लिखते हैं। फर्स्टली लेट्स राइट फॉर द एक्सियल पोजीशन, ठीक है। तो जो हमारा एक्सप्रेशन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज समथिंग लाइक दिस, 2kp वेक्टर अपॉन आर का क्यूब, वेयर जो k है दिस इज 1/4πε0, ठीक है, एंड p वेक्टर एंड नीचे r का क्यूब। इस 2 को भी चाहे इधर ही एडजस्ट कर लो इफ यू वांट। एंड इक्वेटोरियल जो पोजीशन होती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैसा आता है हमारे पास,
के पी वेक्टर अपॉन आर का क्यूब, दैट मीन्स -1/4πε0 जो के की वैल्यू है एंड मल्टीप्लाइड बाई पी वेक्टर डिवाइडेड बाई आर का क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की आर के क्यूब के हिसाब से 1/r क्यूब के हिसाब से वेरी कर रही है। इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं है यहाँ पे इनवर्स क्यूब लॉ फॉलो हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहीं से हम इस मैग्नेट के लिए भी इस तरह के दो एक्सप्रेशंस को लिख सकते हैं। सो पहले लिखते हैं एक्सियल पोजीशन के लिए। अब यहां पे मैग्नेट की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, इसका एक्सप्रेशन रहता है इसी के जैसा 2k, बस जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था यहां पे आ जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दैट इज कैपिटल एम वेक्टर अपॉन आर का क्यूब। एंड यहां पे जो k है दैट इज 1/4πε0 एंड मैग्नेटिक, जब हम मैग्नेटिज्म में बात करेंगे तो जो k है दिस इज μ0/4π, जैसा हमने बाइट-सैविट्स लॉ में भी पढ़ा था, है ना। सो मल्टीप्लाइड बाय m वेक्टर अपॉन r का क्यूब। एंड सिमिलरली अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे बात करते हैं देन दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, इसी के जैसा एक्सप्रेशन रहेगा -k m वेक्टर डिवाइडेड बाय r का क्यूब विच इज इक्वल टू -μ0/4π एंड मल्टीप्लाई m वेक्टर डिवाइडेड बाय r का क्यूब। तो इस तरह से आपने देखा कि बिना डेरिवेशन के हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे ही मिलते जुलते एक्सप्रेशन यहां पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए बना दिए। दिस इज व्हाट वी मीन बाय क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट, बिकॉज हमने ऑलरेडी ये पढ़ रखे हैं दो एक्सप्रेशंस, तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को भी हम सिमिलरली लिख सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पता है तो हम मैग्नेटिक फील्ड का वैसा बना सकते हैं। सिमिलरली डाइपोल के ऊपर लगने वाला टॉर्क हमने पढ़ा है, तो आप देखोगे मैग्नेट के ऊपर या एक मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर लगने वाला टॉर्क भी उसी तरह से हम बना सकते हैं, उसको हम ड्राइव करेंगे, वो अगला टॉपिक है। बट उससे पहले एक दो छोटी छोटी चीज़ें देख लेते हैं। पहला तो ये हमने नोट करा कि यहाँ पे जो ये चारों एक्सप्रेशन आ रहे हैं उनमें आर का क्यूब आ रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है डाइपोल की वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करती है, वो इनवर्स क्यूब लॉ को फॉलो करती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जैसे 1/r क्यूब के हिसाब से देखो वेरी कर रही है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी डाइपोल की 1/r क्यूब के हिसाब से वेरी करती है ना। दूसरी चीज जिसका ध्यान रखना है कि जो चारों एक्सप्रेशंस हैं ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशंस हैं, ये स्पेशल केस के लिए एक्सप्रेशंस हैं। कौन सा स्पेशल केस? जब डाइपोल कैसा है, बहुत छोटा है। हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि जो डाइपोल ये है और ये है, इसकी लेंथ बहुत छोटी सी है ठीक है। तभी जब मैं इसको ड्रॉ भी करता हूं देन आई से कि टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ओनली व्हेन दिस डाइपोल इज वेरी स्मॉल तब हम n एंड n एक्सप्रेशंस को डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं। अदरवाइज ऑब्वियसली कुछ और टर्म्स भी इसमें इंक्लूडेड रहती हैं, ठीक है। दूसरी चीज हमें ये ध्यान में होनी चाहिए। और जो r है ये किस चीज का डिस्टेंस है? दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द डाइपोल। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया, पॉइंट P। यहाँ पे मुझे देखना है कि किस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डाइपोल की वजह से। तो मैं क्या करूंगा, इस डाइपोल का पहले सेंटर बनाऊंगा इस तरह से, एंड इस सेंटर से लेके P का जो डिस्टेंस है उसको R कहूंगा, ठीक है। सिमिलरली सेम यहाँ पे मैग्नेट का सेंटर है एंड यहाँ पे मान लो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है दैट इज दिस स्मॉल r। द नेक्स्ट टॉपिक इज टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल विच इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एंड इसका भी हमें सिर्फ क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट करना है। दैट मीन्स जस्ट कॉन्सेप्ट को समझना है, न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं हालांकि इसके बेसिस पे। सो फॉर्मूला वगैरह हमें समझ के चलना है, डेरिवेशन आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। सो टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल, लेकिन उससे पहले टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर लें, राइट। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल रिवाइज करते हैं। दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, this one is negative charge and they are separated by small distance which is let's say 2l। again जब हम small dipole बोलते हैं तो we are just making things simpler और कुछ भी नहीं है, अदरवाइज बड़ा डाइपोल भी हो सकता है, ठीक है। बट अगर स्मॉल रहेगा तो काफ़ी हमें आसानी होती है, जो फाइनल हमारा एक्सप्रेशन आता है वो काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आता है। दैट्स वाई वी से कि एक स्मॉल डाइपोल मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्मॉल डाइपोल के लिए जो टॉर्क लगता है, अगर मैं इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है दैट इज पी ई साइन थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एंड
या फिर अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो टॉर्क वेक्टर को इस तरह से लिखा जाता है पी वेक्टर क्रॉस विद ई वेक्टर, ठीक है। दैट मीन्स जो ये टॉर्क है कि मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम टॉर्क व्हेन जो थीटा है ये कितना हो, 90 हो, ठीक है। थीटा जब 90 डिग्रीज का होगा साइन 91 होगा, और जो टॉर्क है ये कितना निकल के आएगा, P इंटू ई निकल के आएगा, पी, ये मैक्सिमम टॉर्क होता है। और मिनिमम कब होने वाला है टॉर्क, जब एंगल जो बन रहा है थीटा, किन दोनों चीजों का ये एंगल है बाय द वे, इन्हीं दोनों वेक्टर्स का, पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का ये एंगल है। अगर ये एंगल बिल्कुल 0 डिग्रीज का हो तो साइन 0 हो जाएगा, और यू कैन क्लियरली सी कि जो टॉर्क है उसकी वैल्यू 0 हो जाने वाली है। क्वाइट सिमिलरली नाउ लेट्स सी कि टॉर्क किस तरह का लगेगा ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल। अब मैग्नेटिक डाइपोल में लेट्स से हमने एक मैग्नेट ली है, दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल, इसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक है। अब यहां पर भी जो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा ये डिपेंड करता है कि इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक लाइन है, या कह सकते हो जो इसका डाइपोल मोमेंट है, वो क्या एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है। एंड टॉर्क का फॉर्मूला यहां पे भी इसी तरह का निकल के आने वाला है, टॉर्क इज इक्वल्स टू, बस पी की जगह हम क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विच इज द कैपिटल एम, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे यहां पे आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ठीक है। एंड साइन थीटा वो तो बिल्कुल वैसे ही रहने वाला है। सिमिलरली वेक्टर फॉर्म में टॉर्क वेक्टर इज इक्वल्स टू एम वेक्टर क्रॉस विद बी वेक्टर, तो देख रहे हो बिल्कुल सिमिलर हमारे पास रिजल्ट्स मिल रहे हैं। यहां भी आप बोल सकते हो कि मैक्सिमम टॉर्क कब होगा और मिनिमम टॉर्क कब होगा, बिल्कुल सेम चीज है। मैक्सिमम टॉर्क होगा जब थीटा क्या है, 90 डिग्रीज का है, और तब जो टॉर्क है उसका मैग्नीट्यूड कितना रह जाएगा, सिर्फ m इंटू बी, बिकॉज साइन 91 हो जाएगा। सिमिलरली मिनिमम टॉर्क कब होगा, जब ये एंगल बन रहा है थीटा दैट इज 0 डिग्रीज, एंड देन टॉर्क विल बी 0, ठीक है। एंगल को देखना किस तरह से है, विजुलाइज किस तरह से करना है, सो बेसिकली थीटा इज द एंगल बिटवीन, पहले इसकी बात कर लें इलेक्ट्रिक फील्ड की, थीटा इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। तो देखो मान लेते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स से किसी रीजन में इस तरह से ऊपर की तरफ जा रही है, व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ पी, द पी वेक्टर, जो ये डाइपोल मोमेंट रहता है इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। सो कुछ इस तरह से ये डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट की पी वेक्टर की, दिस इज द पी वेक्टर एंड दिस इज ई वेक्टर, एंड यू कैन क्लियरली सी यहां पे एंगल 90 बन रहा है। तो इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसके ऊपर सबसे ज्यादा टॉर्क लगने वाला है, इतना टॉर्क हुआ P इंटू ई। सिमिलरली सेम काम आपको यहां पे करना है, एंगल जब भी आपको नोट करना है कि कितना एंगल होगा, तो M वेक्टर एंड B वेक्टर को आप देखोगे कि किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड कुछ मान लेते हैं, अच्छा ऐसा मान लेते हैं, अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द स्क्रीन पॉइंट कर रही है, ठीक है, कुछ ऐसा इस बार magnetic field is into the screen, and what about the direction of m vector, dipole moment एक बार मैग्नेट का होता है साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में, तो वो देखो इस तरह से पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट इस तरह से पॉइंट कर रहा है m वेक्टर, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से इनटू द स्क्रीन पॉइंट कर रही है, एंड दोनों चीजों के बीच में एंगल कितना हो जाने वाला है, यहां पर भी 90 हो जाने वाला है, राइट। दैट मीन्स मैक्सिमम टॉर्क अब भी उसके ऊपर लगने वाला है, एंड उसका मैग्नीट्यूड इतना रहेगा, थीटा टॉर्क इज इक्वल्स टू m इंटू बी। द नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एंड इसके बारे में जस्ट हमने प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। देयर आर जस्ट अ फ्यू प्रॉपर्टीज। द फर्स्ट वन इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस लूप्स विच एक्सटेंड थ्रू द बॉडी ऑफ द मैग्नेट। देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करेंगे तो वहां पे ऐसा नहीं था, वहां पे वो क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस लूप्स नहीं बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से देयर इज अ चार्ज, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से यहां से ओरिजिनेट होके इन्फिनाइट डिस्टेंस तक ये एक्सटेंड हो रही है, क्या वो वापस भी आती है फिर यहीं पे मिलती है? द आंसर इज नो, ऐसा नहीं होता वहां पे, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो सिंपली हमें इस तरह का देखने को मिलेगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ एक क्लोज लूप बनना चाहिए, ठीक है। बट यस अगर मैग्नेटिक फील्ड में बात करेंगे तो हमेशा हमें ऐसा देखने को मिलने वाला है, बिकॉज बात ये है, डिफरेंस ये है कि वहां पे एक सिंगल पोल एग्जिस्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बट मैग्नेटिज्म में एक सिंगल पोल प्रेजेंट हो नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ पोल है,
ठीक है, अगर तो ऐसा होता फिर हम कह सकते थे कि हाँ ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हुई हमें अपीयर होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, शायद कुछ इस तरह से ही होती होंगी, बट ये चीज़ कोई सेंस ही नहीं बनाती बिकॉज मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, जो स्टेटमेंट बोली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लो इस चीज़ को, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, राइट। हमेशा मैग्नेटिक डाइपोल्स ही हमें देखने को मिलेगा नेचर में। ओके, तो क्लोज्ड कॉन्टिन्यूस लूप्स बनाने वाली हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फॉर एग्जांपल वही चीज़ बहुत बार पढ़ चुके हैं, नॉर्थ साउथ, दिस इज अ बार मैग्नेट, तो इसके पोल्स रहेंगे इसके अंदर इस तरह से, है ना। एंड जो फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरह से क्लोज लूप बना रही हैं, दैट मीन्स एक्चुअल में वो इसके अंदर से भी इस तरह से पास होके इस तरह से कनेक्टेड होती हैं। बाहर मैग्नेट के बाहर उसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ, बट यही चीज आप गौर करो, सेम डायरेक्शन को आप कंटिन्यू करते रहो तो अंदर क्या डायरेक्शन बन रही है, देखो साउथ से नॉर्थ। ठीक है, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूस लूप बना रही हैं। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है कि कहीं पे वो ब्रेक नहीं हो रहा लूप, ऐसा नहीं है कि कुछ मैं इसको ऐसा बना दूं कि यहां तक ऐसा करा और फिर ऐसा कर दिया। ठीक है, अब ये ना तो क्लोज है ना कॉन्टिन्यूस है, राइट। सो दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड कॉन्टिन्यूस लूप को बनाती हैं विच एक्सटेंड थ्रू द बॉडी ऑफ द मैग्नेट, उसके अंदर भी वो एक्सटेंड करता रहता है। सेकेंड पॉइंट इज आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रन फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ये भी हम देख ही चुके हैं कि अगर बार मैग्नेट आपके पास है तो बाहर की तरफ, मैग्नेट से बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, और सिमिलरली मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ। दैट इज द सेकेंड पॉइंट। Third one, the tangent to the magnetic field line at any point, it gives us direction of the magnetic field at that point. For example, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने बनाई एक, सिर्फ एक सिंगल लाइन, पहले मैं समझा रहा हूँ, बना रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। ऑब्वियसली देर विल बी इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन्स, बट फिलहाल जस्ट हमने ये समझना है कि टेंजेंट का क्या मतलब है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे कहीं पे भी टेंजेंट बना दो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज आपका मन किया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखने का, तो आपने क्या किया, यहां पर एक छोटा सा इस तरह से टेंजेंट बनाया। टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो एक सिंगल पॉइंट को टच करके निकल रही हो। ठीक है, तो आपने एक छोटा सा टेंजेंट बनाया, देखो कुछ इस तरह से, राइट। द टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट, जहां पे आपका मन किया, तो वहां से आपको पता लग जाएगा कि क्या डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर। या ऐसा कह लो कि अगर इस पॉइंट पे आप एक मैग्नेटिक कंपास को रखोगे तो उसकी जो नीडल है वो भी इसी तरह से, इसी डायरेक्शन में समथिंग लाइक दिस पॉइंट कर रही होगी। सिमिलरली अगर मुझे यहां देखनी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो यहां पे एक छोटा सा टेंजेंट बनाओ, देखो कुछ इस तरह से पॉइंट हो रहा है टुवर्ड्स द साउथ पोल, क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो साउथ पोल के टुवर्ड्स ही है। अगर यहाँ पे एक कंपास रखोगे मैग्नेटिक कंपास, तो उसकी नीडल साउथ पोल के टुवर्ड्स ही अट्रैक्ट करेगी। ठीक है ना, सो दैट इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ वन इज नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काटती नहीं है। अब ऐसा क्यों है, देखो सिंपल चीज, ये चीज फोर्थ पॉइंट के साथ ही कनेक्टेड है पूरा। एक बार मैं इसको हटा देता हूं। अब ये एक हमने लाइन ड्रॉ करी है, हम बोल रहे हैं कि कहीं पे भी अगर मुझे डायरेक्शन देखनी हो यहाँ पे, तो मैं छोटा सा टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, मुझे पता लग जाएगी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। या कह लो कि यहाँ पे अगर मैं कंपास रखूंगा तो किधर उसकी नीडल डिफ्लेक्ट होगी, है ना। अब अगर एक और फील्ड लाइन यहाँ से मैं ओरिजिनेट करवा देता हूँ और कुछ इस तरह से, लेट से वो यहाँ से कट करके फिर कुछ भी इस तरह से साउथ पोल में एंटर कर रही है, और आप देख रहे हो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने दो फील्ड लाइंस को यहाँ पे क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया, इंटरसेक्ट करवा दिया। ऐसा बिल्कुल भी नेचर में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर ऐसा हो गया तो आप गौर करो, थोड़ा पीछे तक तो बिल्कुल सही है कि यहाँ पे कंपास रखोगे तो हमें पता है इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, यहाँ पे कंपास रखोगे तो इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, छोटे छोटे टेंजेंट्स बना रहे हैं। बट अगर मैं यहाँ पे कंपास रखता हूँ बिल्कुल इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, अब कंफ्यूजन वाली स्टेट है कि वो एक्चुअल में इस पॉइंट में पॉइंट करेगी या इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। ठीक है, अगर हम इस मैग्नेटिक लाइन के हिसाब से सोचें तो हमें कुछ और आंसर मिलेगा, अगर मैं इसके हिसाब से सोचता हूं तो मुझे लग रहा है कि इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही होगी। तो एक ही पॉइंट पे ऐसा तो है नहीं कि मैग्नेटिक नीडल हाफ में टूट जाएगी और आधी आधी दोनों डायरेक्शन में पॉइंट कर देगी। ऑब्वियसली दैट डज नॉट मेक एनी सेंस।
एक पर्टिकुलर चीज दो डायरेक्शन में वैसे ही पॉइंट नहीं कर सकती है. सो दिस इज लिटरली सेंसलेस थिंग. कभी भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. जब भी हम ड्रॉ करके चलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, कभी भी दो फील्ड लाइंस को आपस में गलती से भी ऐसे क्रॉस नहीं आपने कर देना है. ठीक है, हमेशा कुछ इस तरह का ही आपको देखने को मिलने वाला है. चलो अब हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल्स. बट उसको समझने से पहले ना एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि क्यों कुछ मटेरियल्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाते हैं और क्यों कुछ मटेरियल्स नॉन मैग्नेटिक होते हैं. इतना तो हमें पता है कि जब एक करंट कैरिंग वायर होती है, उसमें से इस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है, तो इस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, जिसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल को यूज करके बता सकते हैं, राइट, दैट वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद. बट लेट्स से अगर मैं बार मैग्नेट की बात करता हूं फिर वी हैव अ बार मैग्नेट. इसमें कौन सा कोई करंट हमें दिख रहा है, इसके साथ कौन सा हमें कोई बैटरी जोड़ रखी है, बट स्टिल इट इज शोइंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. दैट मीन्स कहीं ना कहीं इसमें भी चार्जेस का मोशन चल रहा है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेट जैसी प्रॉपर्टीज यहां पे हमें देखने को मिलती हैं. ठीक है, सो अल्टीमेटली कोई भी मटेरियल हो, अगर बार मैग्नेट की भी मैं बात कर रहा हूं तो उसमें भी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को हमें स्टडी करना पड़ेगा टू गेट टू नो कि वाई दैट इज अ मैग्नेट. एंड स्पेसिफिकली अगर मैं आयरन की बात करता हूं, आयरन अगर एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसमें भी हमें उसके प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के लेवल पे जाके स्टडी करना पड़ेगा कि वाई द आयरन इज अ वेरी गुड मैग्नेटिक सब्सटेंस. ठीक है, सो देखो दिस इज लेट्स से अ प्रोटॉन, देन वी हैव इलेक्ट्रॉन. अब जो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये दोनों अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करते रहते हैं, सो दैट्स वाई बोथ ऑफ देम जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देम. ठीक है, दे आर लाइक अ टाइनी मैग्नेट. जो ये प्रोटॉन है ये भी एक छोटे से मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. ठीक है, एंड दिस इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, इट ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, बट बिकॉज इसका मास कम है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है. चार्जेस में अगर आप देखोगे तो इनवर्स रिलेशन होता है, जितना हल्का पार्टिकल होगा उतनी ज्यादा उसकी जनरली जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो आपको देखने को मिलेगी. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक बहुत अच्छा मैग्नेट है एज कंपेयर टू एक प्रोटॉन. एंड एक्चुअली 700 टाइम्स, अप्रोक्सीमेटली 700 टाइम्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह काम करता है जो ये इलेक्ट्रॉन है एज कंपेयर टू वन प्रोटॉन. ठीक है, दैट मीन्स अगर हम प्रोटॉन की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं इनको बिल्कुल निगलेक्ट करके भी चलेंगे तो हम चल सकते हैं. वी मेनली हैव टू फोकस ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट. तो ये हमें पता लग गया कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एक तरह से टाइनी मैग्नेट की तरह काम करते हैं. बट इलेक्ट्रॉन्स से तो सारी ही चीजें बनी है, सारे एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन से बने. इलेक्ट्रॉन्स तो हर एक एलिमेंट में होगा ना. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 हैं, लिथियम में 3 हैं, इस तरह से बढ़ते जाओ, राइट. इलेक्ट्रॉन्स तो हर एक चीज में प्रेजेंट है. तो क्या हर एक चीज मैग्नेट के जैसा काम करेगी, या फिर हर एक मटेरियल जो है क्या वो मैग्नेटिक होगा आयरन के जैसे? द आंसर इज नो, ऑब्वियसली नॉट. तो देखो इसका कारण क्या है, इसकी एग्जांपल लेते हैं. मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12. दिस इज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एंड देखा जाए तो ये केमिस्ट्री का पार्ट बनता है, बट स्टिल इन ब्रीफ लेट्स डिस्कस. तो आप इसमें देखोगे पहले जो ये शेल्स हैं ये तो ऑब्वियसली ऑलरेडी क्या है, फुली फिल्ड हैं. एंड व्हाट अबाउट दिस लास्ट शेल, दिस इज ऑल्सो फुली फिल्ड. इट मीन्स इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एट ऑल. इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसी तरह से पेयर्ड हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है. वेरी सैड. अब बस इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी एलिमेंट के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर वो किस तरह का होगा, डायामैग्नेटिक होगा. इस तरह के मटेरियल्स को डायामैग्नेटिक मटेरियल्स बोला जाता है और इसको बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर दीज डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. बट फिलहाल एक चीज अपने माइंड में ये बिठा लो कि जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है. ठीक है, तो मैग्नीशियम के केस में हमने देखा कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, हेंस इट इज अ डायामैग्नेटिक मटेरियल. देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ डायामैग्नेटिक मटेरियल. एंड मोस्ट एलिमेंट्स ऑन द पीरियोडिक टेबल आर डायामैग्नेटिक. ऑलमोस्ट ज्यादातर जो चीजें होती हैं वो डायामैग्नेटिक ही हमें देखने को मिलती हैं. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ मैग्नीज. मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 है. ये रही इसकी कॉन्फ़िगरेशन. ये जो पहले वाले शेल्स हैं ये तो ऑब्वियसली यहाँ पे फिल्ड हैं. व्हाट अबाउट दिस शेल, इसमें डी शेल में आ सकते होते हैं. एट मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, 5. दैट मीन्स कि हाफ फिल्ड है ना. जो ये डी शेल है इसके जो सब शेल्स होते हैं इस तरह से,
तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप देखोगे कि 5 के 5 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस तरह से होने वाले हैं, अनपेयर्ड होने वाले हैं सारे के सारे, राइट। दिस इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब देर आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द पैरामैग्नेटिक एंड द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। अगर अनपेयर्ड है ना तो वो दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है या फिर फेरोमैग्नेटिक भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं काफी सारे, तो ये पैरामैग्नेटिक है। आयरन की अगर एग्जांपल लेते हो तो शायद उसके पास रहते हैं 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बट वो फेरोमैग्नेटिक है। तो इसका मतलब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी एलिमेंट के पास तो वो फेरोमैग्नेटिक भी हो सकता है और मे बी वो पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है। Then what is the difference? How are they different from each other? अगर इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ तो डिफरेंस होगा ना दोनों में, जिसकी वजह से ये कुछ और है, ये कुछ और है। आंसर इज यस। तो उसको समझते हैं। देखो, तो जैसा हमने देखा कि अगर कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है, ऑब्वियसली देयर विल बी अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस, होंगे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स भी, बट उनको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज उनको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के जैसा बोल ही नहीं सकते हैं। उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो बहुत कम होता है, राइट। दैट कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली क्या है, हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो उसमें जितने भी एटम्स हैं उसमें मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन जो मैग्नेटिक मोमेंट की है दैट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। एंड जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सभी का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो जरूरी नहीं है एक सर्टेन डायरेक्शन में ही अलाइंड हो, है ना। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में इस तरह से आपको कुछ भी रैंडम डायरेक्शन देखने को मिल सकती है। कोई जो डाइपोल मोमेंट है वो देखो, आप देख रहे हो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ये किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ये किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो आपको रैंडम ओरिएंटेशन मिल रही है हर एक डाइपोल की। दैट मीन्स अगर मैं ओवरऑल बात करूंगा तो दैट इज फॉर श्योर कि पूरे पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो किस तरह से होने वाला है, नेट डाइपोल मोमेंट दैट इज गोइंग टू बी जीरो ऑब्वियसली। बट अगर हम इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से प्लेस कर देते हैं, फिर कहानी चेंज हो जाती है। फिर कि जितने भी छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं जितने भी छोटे छोटे डाइपोल्स हैं, ये क्या करेंगे, इस तरह से अलाइन हो जाते हैं, या एटलीस्ट अलाइन होने की कोशिश करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कोशिश करेंगे, टेंडेंसी होगी, लेकिन स्टिल यू कैन सी कि सभी की डायरेक्शन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इस तरह से पैरेलल हो गई, है ना। कोई हल्का सा ऊपर है, कोई हल्का सा नीचे की तरफ है, तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। दैट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि ये मैग्नेटाइज हो तो गए बट इतना स्ट्रांगली मैग्नेटाइज नहीं हुए, दे गेट वीकली मैग्नेटाइज्ड। ठीक है, जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं दे गेट वीकली मैग्नेटाइज्ड जब उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है। एंड दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एंड द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। यहां पे अच्छा, एक तो अगर आप देखोगे तो यहां पे जो डाइपोल्स है ना थोड़े से डिफरेंट हैं एज कंपेयर टू दिस। इसमें तो बिल्कुल ही कोई सिमेट्री नहीं थी, हर एक जो डाइपोल है वो किसी भी तरह से ओरिएंटेड है, बिल्कुल ही रैंडम ओरिएंटेशन है। बट यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो स्टिल देयर इज सम काइंड ऑफ सिमेट्री, है ना। सर्टेन बंच ऑफ डाइपोल्स आप देख रहे हो एक सर्टेन वे में ओरिएंटेड है, ये कुछ सिमिलर तरह से ओरिएंटेड लग रहे हैं ऑलरेडी। अभी हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड में इसको प्लेस नहीं कर रखा, बट खुद से ही इनका नेचर ही ऐसा है कि कुछ कुछ इसका हिस्सा ऑलरेडी इस तरह से ओरिएंट ही रहता है। तो इन छोटे छोटे हिस्सों को बोला जाता है मैग्नेटिक डोमेन। ठीक है, मैग्नेटिक डोमेन्स वो एरियाज हैं जिसमें जितने भी लेट्स से ये मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं ये सारे एक सर्टेन वे में ओरिएंटेड होते हैं। तो अगर हम इसको सेपरेटली इस तरह से ड्रॉ करते हैं, सो दिस इज वन डोमेन, देन ये हमें एक डोमेन नजर आ रही है, दिस इज अनदर वन, दिस इज अनदर वन, देन दिस वन एंड दिस वन। तो इस तरह से बहुत सारी डोमेन्स हो सकती हैं एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। ठीक है, हर एक जो डोमेन है इसका साइज अलग अलग हो सकता है, कुछ डोमेन्स थोड़ी बड़ी भी हो सकती हैं, कुछ छोटी हो सकती हैं, कुछ डोमेन्स काफ़ी बड़ी हो सकती हैं, इवन 1 मिलीमीटर क्यूब तक की वॉल्यूम की। एंड यू माइट वंडर, इसको हम बड़ा बोल रहे हैं, सिर्फ 1 मिलीमीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम है, 1 मिलीमीटर क्यूब। तो डायमेंशन आप इमेजिन करो, एक इस तरह का क्यूब जो हर तरह से 1 मिलीमीटर का है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, तब जाके उसकी वॉल्यूम 1 मिलीमीटर क्यूब बनती है, राइट। एंड वाई आर वी कंसिडरिंग इट लार्ज? तो देखा जाए एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल। अगर इतनी सी वॉल्यूम में भी हम बात करेंगे तो रफली यू कैन से, अगर मैं सिंपल कोई भी मटेरियल की एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट्स से आयरन वगैरह है, तो इतनी सी वॉल्यूम में 1 मिलीमीटर की वॉल्यूम क्यूब में उसके 10 रेज़ टू पावर 19 से लेके 10 रेज़ टू पावर 20 रफली इस
इतने ऑर्डर के एटम्स उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा गूगल पे जाके सर्च करो कि करंट पॉपुलेशन कितनी है इस दुनिया की, एंड उसको इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की कोशिश करो, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि 1 मिलीमीटर वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं इसमें, उतने तो दुनिया में लोग भी नहीं है। ठीक है, और उसके आसपास भी नहीं होगा। द डिफरेंस इज ह्यूज। दैट मीन्स अगर हम इतनी वॉल्यूम भी कंसिडर करते हैं तो इसको बहुत लार्ज वॉल्यूम ही हम कंसिडर करेंगे अगर मैं एटॉमिक लेवल पे बात करता हूँ। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी डोमेन है देखा जाए। ठीक है, अच्छा व्हाट इज गोइंग टू बी द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसका भी ओवरऑल जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी जीरो। द रीजन बिंग बिकॉज अगेन कुछ जो डोमेन्स हैं वो किधर ओरिएंटेड हैं, किसी की डायरेक्शन कैसी है, किसी की कैसी है, सो ओवरऑल तो जीरो ही रिजल्ट हमें यहाँ पे भी लगभग देखने को मिलने वाला है। हाँ, एक सर्टेन डोमेन का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होगा, एक सर्टेन इस डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट इंडिविजुअली जीरो नहीं होने वाला है, बिकॉज एटलीस्ट ये वाले जो एटम्स हैं ये तो एक सर्टेन डायरेक्शन में पॉइंट कर ही रहे हैं, है ना। बट पूरे मटेरियल की बात करेंगे सो एज होल इट्स नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज डेफिनेटली जीरो। दैट मीन्स फिलहाल ये किस तरह का है, ये अनमैग्नेटाइज्ड ही है। ठीक है ना, तो अगर हम इसको मैग्नेटाइज करना चाहते हैं तो इसको इस तरह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, और जो इसकी डोमेन्स हैं इनके ऊपर इन डाइपोल्स के ऊपर टॉर्क लगेगा, एंड एक ही डायरेक्शन में सारे ओरिएंट हो जाने वाले हैं इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से सारे जो ये डाइपोल्स हैं ओरिएंट हो चुके हैं इन द सेम डायरेक्शन। यहां पे ऐसा नहीं है कि फिर भी बहुत ज्यादा कोई ऊपर की तरफ है, बहुत ज्यादा नीचे की तरफ है ना। दैट इज अगेन ड्रास्टिक डिफरेंस बिटवीन द पैरामैग्नेटिक एंड द फेरोमैग्नेटिक। ठीक है ना, पैरामैग्नेटिक में था एक तरफ अलाइन होने के बाद भी थोड़ा बहुत हमें इस तरह से डिसऑर्डर देखने को मिल रहा था, कुछ ऐसा था। बट फेरोमैग्नेटिक में हमें इस तरह का देखने को मिल रहा है, जितने डायपोल्स हैं एग्जैक्टली सेम तरह से ओरिएंटेड हैं, एंड दैट्स वाई ऐसा कह सकते हैं कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये क्या हो रहा है, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है। बट जो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है ये वीकली मैग्नेटाइज होता है। ठीक है, एंड दैट्स वाई जो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं ये मैग्नेट के टुवर्ड्स बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट भी होते हैं, एंड दैट्स वाई जो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ये मैग्नेट के टुवर्ड्स बहुत वीकली अट्रैक्ट होते हैं। अब चीजें धीरे धीरे करके सेंस बनाना शुरू कर देने वाली हैं। अच्छा अब ये बताओ कि जब ये सारे डाइपोल्स एक सर्टेन वे में ओरिएंट हो गए, है ना, अब सारी डोमेन्स बेसिकली कह सकते हैं कि एक ही तरह की हो गई हैं, है ना। अब क्या इसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा? द आंसर इज नो। अब जो इसका नेट डाइपोल मोमेंट है दैट विल नॉट बी जीरो। अच्छा अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं रिलेटेड टू द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटीरियल्स। ठीक है, जैसे लिखा है मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटीरियल्स, तो इसको पढ़ने के साथ साथ हमें कुछ टर्म्स के बारे में भी जानना पड़ेगा। द फर्स्ट टर्म विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जिसके बारे में हालांकि ब्रीफ में तो पिछले चैप्टर में भी हमने बात करी होगी। परमिएबिलिटी कुछ कुछ लिंक है जिस तरह से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक परमिटिविटी पढ़ी थी। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती है वो भी हमें ये बताती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो किस हद तक पास कर सकती हैं किसी मटेरियल से या नहीं कर सकती। बट थोड़ा सा इन्वर्स रिलेशन है इन दोनों चीजों में। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी में यह है कि अगर जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है वो ज्यादा है, मतलब जो एप्सिलॉन है वो अगर ज्यादा है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आसानी से पास नहीं कर पाएंगी किसी मटेरियल के थ्रू, तो उसको डिफिकल्ट होगा पास करना। सिमिलरली अगर किसी मटेरियल के लिए जो एप्सिलॉन है ये कम है, परमिटिविटी कम है, तो आसान होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को उस मटेरियल में से पास करना, वो उसको रेजिस्ट नहीं करेगी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी में कुछ ऐसा है कि अगर किसी मटेरियल की जो परमिएबिलिटी है इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर परमिएबिलिटी ज्यादा है
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आसानी से क्या कर सकती हैं, पास कर सकती हैं किसी मटेरियल में से। बट अगर ये परमिएबिलिटी कम हुई किसी मटेरियल की, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करना उसमें से डिफिकल्ट होने वाला है। तो आप देख रहे हो, कहने को एक तरह की ही चीज़ों को बताती हैं ये कि आसान होगा या डिफिकल्ट होगा, बट थोड़ा सा रिलेशन यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, रिलेशन डिफरेंट है ऑब्वियसली बिकॉज अगर आप देखोगे कूलम्स लॉ को कंपेयर कर लो बायोट-सैवर्ट्स लॉ से, तो इसमें भी जो के का फैक्टर होता है वो 1/4πε0 होता है। यहाँ पे एप्सिलॉन नीचे रहता है, अगर कोई मीडियम भी है तो एप्सिलॉन m लिख सकते हैं ना, तो इस तरह से एप्सिलॉन नीचे रहता है, डिनोमिनेटर में रहता है। एंड सिमिलरली अगर परमिएबिलिटी की बात करें तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ में ले लो, जो कांस्टेंट यहाँ पे रहता है वो μ0/4π रहता है इस तरह से। एंड ये जो μ0 है ये देख रहे हो न्यूमिनेटर में है, यहीं से हमें दिख रहा है ना कि μ0 एंड जो एप्सिलॉन है परमिएबिलिटी है एंड परमिटिविटी है, एक तरह से कुछ उल्टा हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दैट्स वाई जो ये है इसका जो सिग्निफिकेंस निकल के आ रही है थोड़ी सी ऑपोजिट या इनवर्स निकल के आ रही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में लगी होगी। सो बेसिकली हमें ये याद रखना है कि अगर किसी मटेरियल की परमिएबिलिटी ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आसानी से उसमें से पास कर सकती हैं। अगर परमिएबिलिटी कम है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को उसमें से पास करने में दिक्कत आएगी, या वो मटेरियल रेजिस्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को उसमें से पास करने को। ठीक है, इसको एक्सप्रेस किया हमने विद द सिंबल म्यू। जो वैक्यूम है उसकी जो परमिएबिलिटी होती है उसको μ0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरह से, दैट इज द परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम। ऑल्सो इसकी वैल्यू को याद रखेंगे, दैट इज 4π मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻7 इन द SI यूनिट्स। एंड इसकी जो SI यूनिट है वो आप याद रख सकते हो फ्रॉम द एम्पियर सर्किटल लॉ, which is line integral of magnetic field, that is equals to mu naught into I। that means जो mu naught है मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ divided by I, है ना। तो जो mu naught है इसके यूनिट्स जो हैं वो इसके यूनिट के इक्वल होंगे। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड है इसके यूनिट्स होते हैं टेस्ला, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ है इसके यूनिट्स होते हैं मीटर, ऐसे यूनिट्स की बात कर रहे हैं हम। एंड करंट के ऐसे यूनिट्स होते हैं एम्पेयर। तो ये यूनिट्स बन जाते हैं μ0 के, तो इसको लिखते हैं टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। ठीक है, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम, 4π × 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। इसको याद रख लो। अच्छा, ये तो अब देखो खुद से वैक्यूम की कितनी परमिएबिलिटी है ये है। जब हम किसी एक मीडियम की परमिएबिलिटी बताते हैं तो उस तरह की परमिएबिलिटी को एक और नाम से हम बोल देते हैं, वी कॉल इट एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, इसको एब्सोल्यूट कहेंगे बिकॉज इसकी खुद की परमिएबिलिटी है इतनी वैक्यूम की। इसी तरह से कोई और मीडियम हो सकता है, ठीक है, अगर उसकी परमिएबिलिटी लिखनी है तो μm से हम लिख देंगे, m स्टैंड्स फॉर एनी काइंड ऑफ मीडियम। तो उसकी कुछ ना कुछ ऐसे परमिएबिलिटी हो सकती है इन द टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। ठीक है, वट एवर इट कैन बी, सो दैट विल बी द एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। बट अगर मैं दो चीजों को कंपेयर करूंगा फिर उसे बोला जाएगा रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, अब रिलेटिव का मतलब होता है रिलेट करना, नाम से पता लग रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो आपके मार्क्स आए किसी टेस्ट में 20, उसी टेस्ट में किसी और के मार्क्स आए 10। मैं ये नहीं बता रहा कितने मार्क्स का टेस्ट है वो 100 का भी हो सकता है, वो 20 का भी हो सकता है, 50 का भी हो सकता है, वट एवर इट कैन बी। बट हमें ये पता है कि आपके मार्क्स आए हैं 20, किसी फ्रेंड के मार्क्स आए हैं 10। तो रेदर देन टेलिंग योर नंबर्स, आप घर पे जाके ऐसा बता सकते हो कि आपके जो मार्क्स हैं वो आपके फ्रेंड से डबल हैं ठीक है, आपके फ्रेंड के मुकाबले आपके जो मार्क्स आए हैं वो डबल मार्क्स आए हैं। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि 50 में से हो, नंबर्स चाहे बहुत बुरे हैं, बट जब आप ऐसे बताओगे कि हाँ डबल मार्क्स हैं तो बात कुछ और होती है ना ठीक है, तो इसे बोला जाता है रिलेट करना। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी में भी हम ऐसा ही करते हैं, हम इंडिविजुअल परमिएबिलिटी की बात नहीं करेंगे। जब रिलेट करेंगे तो जस्ट हम ये देखेंगे डिवाइड करके कितना आ रहा है। ठीक है, डिवाइड एक बार करने के लिए ऑब्वियसली इंडिविजुअल वैल्यूज तो चाहिए रहेंगी। जैसे हमने करा 20 है 10 है, दोनों को डिवाइड करा तो हमारे पास 2 आ गया। जो ये 2 आया, जो ये रेशियो आया, ये रिलेटिव मार्क्स हैं आपके। इसी तरह से अगर मुझे रिलेटिव परमिएबिलिटी चाहिए किसी मटेरियल की, किसी मीडियम की, तो मैं क्या करूंगा, उस मीडियम की जो खुद की एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है उसको डिवाइड कर दूंगा वैक्यूम की परमिएबिलिटी के साथ, जो ये वाली थी। ठीक है ना, ऐसा करने के बाद हमारे पास जो टर्म ऑब्टेन होने वाली है वो ऑब्वियसली एक
यूनिट लेस क्वांटिटी होने वाली है। ऐसा क्यों? बिकॉज जो ये है इसके यूनिट्स भी क्या होंगे, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, इसके यूनिट्स भी क्या होंगे, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। बट जब दोनों को डिवाइड ही कर दिया, सेम यूनिट्स हैं, दे विल गेट कैंसल्ड आउट एंड हमारे पास रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी के कोई भी यूनिट्स नहीं होते हैं। ठीक है, एंड ऑब्वियसली अगर यूनिट्स नहीं होते हैं तो क्या इसके डायमेंशंस होंगे? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगली टर्म जिसके बारे में हमें पढ़ना है दैट इज इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन। अब जैसा हमने देखा कि अगर किसी मटेरियल को हमने मैग्नेटाइज कर दिया तो इसका मतलब है कि उसके जो डोमेन्स हैं, अगर मैं लेट्स से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहा हूँ, तो इस तरह से उसमें प्रेजेंट जितने भी ये डाइपोल्स थे ये सारे एक ही तरह से ओरिएंट हो चुके हैं, है ना। दिस इज व्हाट वी मीन बाय दैट अ सब्सटेंस हैज बीन ऑलरेडी मैग्नेटाइज्ड, ये मैग्नेटाइज हो चुका है। अब अगर हमें ये देखना है कि कितना ज्यादा मैग्नेटाइज हुआ है तो हम कैसे पता कर सकते हैं? अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास एक छोटा सा बहुत कम वॉल्यूम वाला मटेरियल है छोटा सा मटेरियल था, उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो ठीक है वो मैग्नेटाइज हो गया, बट ऑब्वियसली उसमें जितने ये डाइपोल्स वगैरह रहेंगे दैट विल बी लेस एज कंपेयर टू एक ऐसा मटेरियल जिसका साइज या जिसकी जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है ना। मान लो इसकी जो बड़ा वाला जो ये मटेरियल है इसकी वॉल्यूम इससे मान लो लेट्स सपोज 3 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इट विल हैव मोर नंबर ऑफ डाइपोल्स। अगर इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो मान लो मैग्नेटाइज तो ये भी हो गया, मैग्नेटाइज ये भी हो गया, बट मैं अगर ऐसा कहूं कि हाँ ये ज्यादा मैग्नेटाइज हुआ तो ये जीत गया भाई ठीक है, ये कम मैग्नेटाइज हुआ तो ये एक अच्छा मटेरियल नहीं है, तो ऐसा थोड़ी ना है ना। वो तो एक्चुअल में क्या है कि इसके पास ज्यादा नंबर ऑफ डाइपोल्स हैं इसलिए ज्यादा हमें मैग्नेटाइजेशन नजर आ रही है, बट इट डज नॉट मेक एनी गुड मटेरियल या ज्यादा अच्छा कोई मैग्नेटिक मटेरियल ये नहीं इसको बना देता। हो सकता है इवन ये मटेरियल भी दोनों सेम ही हो। दैट मीन्स अगर इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन बतानी है कि कितना अच्छा किस हद तक वो मैग्नेटाइज हुआ है, तो हमें वॉल्यूम को ना एक तरह से कुछ ऐसे इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा कि चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है हमारे पास ओवरऑल सेम वैल्यू है मैग्नेटाइजेशन की। तो हमने क्या दिमाग लगाया कि अगर मैं ऐसा देखूं कि अब इसका भी हमें पता है कुछ ना कुछ नेट डाइपोल मोमेंट होगा और इसका भी कुछ ना कुछ नेट डाइपोल मोमेंट होगा, तो अगर तो मैं सिर्फ डाइपोल मोमेंट से बोलूंगा फिर तो हमें पता ही है यार इसका नेट डाइपोल मोमेंट कम आएगा, बेचारा छोटा ही है। इसका नेट डाइपोल मोमेंट बहुत ज्यादा नजर आएगा बिकॉज ये बहुत बड़ा है। बट द थिंग इज दिस कि अगर मैं डाइपोल मोमेंट को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, ठीक है, फिर जाके हमें असलियत का पता लगेगा कि ज्यादा हद तक कौन अच्छे से मैग्नेटाइज हुआ है। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट है, अब इसका मतलब यही है ना एक यूनिट वॉल्यूम। अब देखो इसमें भी एक छोटी सी यूनिट वॉल्यूम ले लो, ठीक है, मान लो 1 मीटर क्यूब की, 1 मीटर तो बहुत ज्यादा हो गया, 1 मिलीमीटर क्यूब की मान लेते हैं, ठीक है, 1 मिलीमीटर क्यूब की एक यूनिट वॉल्यूम यहां पे ले लो, और इसी तरह से लेट्स सपोज सिर्फ समझाने के लिए 1 मिलीमीटर क्यूब की ही यूनिट वॉल्यूम यहां पे ले लो। अब ये जो एक्सप्रेशन है हम ये बता रहे हैं कि यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट यहां पे है और कितना डाइपोल मोमेंट यहां पे है। तो अब हमें असल में पता लग जाएगा कि ज्यादा बेटर तरह से कौन सा मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ है, ठीक है। सो दैट्स वाई इसको आपको याद रख लेना है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को किस तरह से एक्सप्रेस किया जाएगा, डाइपोल मोमेंट जो नेट डाइपोल मोमेंट जनरेट हुआ है divided by the total volume of that material that is given by this I, and both these terms are vector quantities. Now what will be the units of intensity of magnetization, उसको निकालते हैं यहां से। m वेक्टर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको मेजर किया जाता है एम्पेयर मीटर स्क्वायर में और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दैट इज मीटर क्यूब। सो I के जो SI यूनिट्स हैं वो बन जाने वाले हैं एम्पेयर पर मीटर, ठीक है। एंड सिमिलरली डायमेंशंस आप लिख सकते हो दैट विल बी एम्पेयर एंड लेंथ का इन्वर्स हो जाएगा। अब इस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को ना एक और तरह से हम लिख सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक बार मैग्नेट ही कंसीडर कर लो आप, मान लो, है ना, लेट्स से दिस इज अ बार मैग्नेट एंड जो इसकी लेंथ है दैट इज 2L, दैट इज इट्स मैग्नेटिक लेंथ, एंड जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा दैट इज लेट्स से A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो अगर इसके लिए आप देखोगे जो इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है I, दैट विल बी इक्वल टू m वेक्टर अपॉन इसकी वॉल्यूम। m वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ m इंटू 2L, एंड जो इसकी वॉल्यूम है वो हो जाएगी
एरिया मल्टीप्लाइड बाय 2L, है ना, लेंथ इनटू एरिया दैट इज अ वॉल्यूम। अब 2L से 2L यहाँ पे कट जाने वाला है एंड आपके पास सिंपल ऐसा करते हैं ना, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं। सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ऐसे भी आ जाता है डाइपोल मोमेंट की स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। तो ये एक्सप्रेशन भी बहुत जरूरी है। द नेक्स्ट टर्म इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी को एक और नाम से जाना जाता है अक्सर, वी कैन कॉल इट मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो ये भी देखा जाए तो एक फील्ड ही है जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसका डिफरेंस समझने से पहले ना एक दो क्वांटिटीज को रिलेट करना चाह रहे हैं हम बेसिकली। तो इसको ग्रेविटेशन की हेल्प से समझते हैं एक एग्जांपल लेके। वहां पे हमने देखा था एक फॉर्मूला, वेट इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और आई कैन ऑल्सो से कि जो वेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। जितने टाइम ऑब्वियसली किसी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में जो ये वेट है वो भी बढ़ेगा। अगर मास किसी ऑब्जेक्ट का डबल हो जाए तो ऑब्वियसली उसी लोकेशन पे मैं बात कर रहा हूं, मास डबल हुआ तो वेट भी डबल हो जाएगा, है ना। तो कुछ कुछ वैसा ही यहां पे होने वाला है। अगर मैं स्पेसिफिकली वैक्यूम में बात करता हूं, ठीक है, किसी और मीडियम की बात करेंगे बाद में, बट फर्स्टली लेट्स सी इन द वैक्यूम जो ये दोनों क्वांटिटीज हैं ये भी आपस में क्या रहने वाली हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहने वाली हैं। बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। जितने टाइम्स आप एच को बढ़ाओगे उतने टाइम्स बी बढ़ जाएगा। जितने टाइम्स एच डिक्रीज होगा उतने टाइम्स जो ये बी है ये भी डिक्रीज हो जाने वाला है। अब जो ये एक्सप्रेशन है ये तो ऑब्वियसली कुछ इस तरह का दिख रहा है, एक क्वांटिटी दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट अगर रिलेशन हमें इस तरह का चाहिए, मुझे साइन चाहिए इक्वालिटी का, तो मुझे एक कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही करते हैं एंड यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट रहता है, इन द वैक्यूम बात कर रहे हैं, सो वी विल राइट म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय एच। ठीक है, सो यहाँ पे हमें ये एक्सप्रेशन मिलता है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द बी एंड द एच। ठीक है, जिस तरह से क्लास 9th में जाने से पहले काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, वैसे 8th क्लास में भी होता है ये वेट और मास वाला। ठीक है, तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले जैसे हमारे मन में डाउट रहता है कि मास एंड वेट सुनने में तो ये सेम से ही लगते हैं है ना, फिर हम देखते हैं कि नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जरूर हैं ये, बट डिफरेंस है, दोनों के यूनिट्स भी डिफरेंट हैं, दोनों का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। एंड उसी तरह से धीरे धीरे जब आप इनसे डील करोगे तो आप भी जान जाओगे कि जो ये बी एंड एच हैं सुनने में चाहे काफ़ी सेम लगती हैं, बट दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर इन द वैक्यूम, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज एंड ऑब्वियसली दे हैव डिफरेंट यूनिट्स। ठीक है, बाय द वे जो ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी है एंड जो ये इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन है, सुनने में देखो टर्म्स भी काफ़ी सिमिलर हैं एंड इंटरेस्टिंगली दोनों के जो यूनिट्स हैं वो भी सेम ही निकलते हैं। देखो यहां से यूनिट्स निकलेंगे ना एच के, एच को ऐसे लिख सकते हैं, एच इज इक्वल्स टू बी अपॉन म्यू नॉट। जो बी है दैट इज मेजर्ड इन द टेस्ला डिवाइडेड बाय जो म्यू नॉट है, इसके यूनिट्स हमने यहीं पे बनाए थे, देखो टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, तो यहीं पे लिखेंगे टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो यहां से टेस्ला इंट टेस्ला कट जाएगा और एच के जो यूनिट्स हैं वो क्या बन जाने वाले हैं, एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो याद रख लेना, दिस इज मेजर्ड इन एम्पियर पर मीटर, दिस इज मेजर्ड इन टेस्ला एंड दिस इज मेजर्ड इन टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अच्छा, दीज आर सम ऑल्टरनेटिव नेम्स ऑफ द बी एंड एच। जो ये बी है इसे मैग्नेटिक फील्ड तो आमतौर से कहते ही हैं, अदर देन दैट इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से भी समटाइम्स जाना जाता है। सिमिलरली जो एच है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये दो टर्म्स हमने यूज करी इस वीडियो में, बट इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड या ऑक्सिलरी मैग्नेटिक फील्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें जो ये टर्म है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हो कुछ ऑथर्स बी के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं और कुछ बुक्स में आपको एच के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ देखने को शायद मिल जाए, विच इज एक्चुअली देखा जाए तो काफी कंफ्यूजिंग है ठीक है, एंड इस कंफ्यूजन से बचने के लिए ही प्रोबेबली हमारे पास इस तरह के अलग अलग नेम्स हैं, राइट। सो बेटर है जो बी है इसको सिंपली आप मैग्नेटिक फील्ड कह दो, एंड जो एच है इसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड कह दो या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कह दो। ठीक है,
बल्कि और बेटर है कि इसको मैग्नेटिक फील्ड और इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलें तो कोई कंफ्यूजन रहने ही नहीं वाली है। एंड देर इज़ अ बुक, डेविड ग्रिफिथ्स एक ऑथर है, उनकी एक बुक है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, आई गेस कुछ इस तरह से उसका नेम है। एंड उसमें ये एक पैराग्राफ है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग अगर देखा जाए, इन विच ही सेइंग कि मैनी ऑथर्स कॉल एच नॉट बी द मैग्नेटिक फील्ड, वो बी को नहीं एच को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। देन दे हैव टू इन्वेंट अ न्यू वर्ड फॉर बी, तो उसको बी के लिए फिर कोई नया वर्ड यूज करना पड़ता है। देन दे यूज फ्लक्स डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन, तो इस तरह के वर्ड्स उनको यूज करने पड़ते हैं, विच इज एन एब्सर्ड चॉइस, जो बहुत खराब चॉइस है, बिकॉज जो ये टर्म है मैग्नेटिक इंडक्शन, ये इसके कुछ और मीनिंग्स भी निकलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। ठीक है, तो कंफ्यूजन वाला काम है। दैट्स व्हाई ही इज सेइंग कि जो बी है दैट इज indisputably the fundamental quantity, so I shall continue to call it the magnetic field। इस वजह से B ही वो फील्ड है जिसे मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जाना चाहिए। एंड देखा जाए तो H को मैग्नेटिक फील्ड कहना बहुत ज़्यादा सेंस बनाता नहीं है, बट काफ़ी सारे ऑथर्स इसको यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के तौर पे। ऑल्सो मोस्ट इंटरेस्टिंगली जो ये लास्ट लाइन है इसको पढ़ो, ही सेज H हैज़ नो सेंसिबल नेम, जो ये H फील्ड है इसका कोई सेंसिबल नेम ही नहीं है, जस्ट कॉल इट एच, इसको एच ही बोल दिया जाए या एच फील्ड के नाम से बोल दिया जाए। सो दिस इज समथिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग अगर देखा जाए तो। बट चलो ये तो बात की बात है, हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो ये वर्ड्स को यूज करना है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो इसको मैग्नेटिक फील्ड तो हम एटलीस्ट नहीं कहने वाले हैं, बिकॉज इट विल कॉज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, राइट। नाउ लेट्स से आपके पास दो मटेरियल्स हैं, एक वैक्यूम है यहाँ पे और यहाँ कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस हो सकता है। नाउ लेट्स से इसको आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जिसकी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी जो है दैट इज कैपिटल एच। ठीक है, एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो आपको देखने को मिलेगी, जो उसका मैग्नीट्यूड देखने को मिलेगा, लेट्स से दैट इज कैपिटल बी, वेयर बी इज रिलेटेड टू एच इन दिस वे, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू एच। या कह लो हर एक पॉइंट पे ऑब्वियसली जो बी एंड एच की रेशियो रहने वाली है वो कांस्टेंट रहने वाली है, बिकॉज दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट, दैट इज फॉर श्योर। व्हाट अबाउट दिस मैग्नेटिक सब्सटेंस, इसके अंदर अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो फील्ड है वो अप्लाइड फील्ड की वजह से बनने वाली है, ऐसा नहीं है। नो डाउट कुछ ना कुछ हमें जो अप्लाई हम कर रहे हैं फील्ड उसका असर अंदर देखने को मिलेगा, बट उसके अलावा बिकॉज अगर ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है, अगर मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो इसके अंदर के जो डाइपोल्स हैं वो भी एक सर्टेन वे में ओरिएंट करेंगे अपने आप को, डिपेंडिंग ऑन कि फेरोमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, राइट। बट जो भी है किसी भी तरह का मैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसके डाइपोल्स क्योंकि अपने आप को भी अलाइन करेंगे इन अ सर्टेन वे, हो सकता है इन सेम डायरेक्शन, और अगर ये डायामैग्नेटिक है तो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड फील्ड। तो उसके हिसाब से हमें यहां पे देखना पड़ेगा कि नेट फील्ड इसके अंदर कितनी जनरेट हो रही है, ठीक है ना। दैट मीन्स जो बी है म्यू नॉट इंटू एच, ये वाला इतना तो फैक्टर आने ही वाला है जो हमने अप्लाई करा है उसकी वजह से। बट इसके साथ में एक एडिशनल टर्म यहां पे आ जाती है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, बेटर रहेगा, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एच वेक्टर, ठीक है, एंड प्लस म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई आई वेक्टर। वाई आई वेक्टर बिकॉज ये जो सब्सटेंस है ये मैग्नेटाइज होगा, मैग्नेटिक सब्सटेंस होने का ही मतलब है, मैग्नेटाइज होगा तो इसके अंदर इंटेंसिटी कितनी होगी मैग्नेटाइजेशन की, दैट इज आई, जिसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, कई बुक्स में इसको कैपिटल एम से भी लिखा जाता है, राइट। सो यू कैन सी योर सेल्फ की कौन सा सिंबल आपको यूज करना है। सो इस तरह से इसके लिए हम इक्वेशन को बनाने वाले हैं। सो वी कैन राइट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट कॉमन ले लो, एच वेक्टर प्लस आई वेक्टर। नाउ ऑब्वियसली अगर ये दोनों टर्म्स ऐड कर रहे हैं हम, ये दोनों वेक्टर्स हैं, दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, एडिशन इज ओनली पॉसिबल अगर इन दोनों की जो यूनिट्स हैं वो सेम हो। एंड इसी के बारे में तो हमने पहले भी बात करी थी कि जो एच है और जो आई है दोनों के यूनिट सेम ही होते हैं। एम्पेयर पर मीटर देखो एच के यूनिट्स हैं एंड एम्पेयर पर मीटर ही एस आई के यूनिट्स हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई दे कैन बी एडेड ओवर हियर। तो इस तरह से मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ये आपके पास रिलेशन देखने को मिलेगा, राइट। ऑल्सो अगर विजुअली बात करते हैं तो देखने में आपको कैसा लगेगा
कि जो भी आपने इसको फील्ड में देखो प्लेस करा है, लेट्स से दैट इज समथिंग लाइक दिस, तो यहां से भी ये फील्ड लाइंस कुछ ऐसे ही बाहर निकलने वाली हैं, ठीक है, बट इसके अंदर बहुत क्राउड हो जाएगा फील्ड लाइंस का कुछ इस तरह से, ठीक है। लेट्स से वी हैव मल्टीपल फील्ड लाइंस, तो कुछ इस तरह से फील्ड लाइंस आपको देखने को मिलेंगी। एज यू कैन सी स्लाइटली वो अंदर की तरफ बेंड हो रही हैं, विच क्लियरली टेल्स यू दैट यहां पे क्राउड ज्यादा है, तो मतलब जो बी है वो भी ज्यादा होगा, बिकॉज इस बी को हमने और किस नाम से जाना था, मैग्नेटिक फील्ड तो कह ही सकते हैं, वी कैन ऑल्सो कॉल इट फ्लक्स डेंसिटी। तो कितना फ्लक्स है पर यूनिट एरिया, दैट इज ऑब्वियसली ग्रेटर हियर एज कंपेयर टू हियर, राइट, और लेट्स से एज कंपेयर टू हियर, दैट मीन्स यहां पे ऑब्वियसली जो बी है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिल रहा है, जो कि ऑब्वियसली हमें ये बता रहा है। अच्छा, दिस इज फॉर द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, अगर फेरोमैग्नेटिक है तो। अगर डायामैग्नेटिक होगा फिर यहां पे फील्ड लाइंस और दूर दूर स्प्रेड हो जाएंगी और अंदर फ्लक्स डेंसिटी और कम हो जाएगी। ठीक है, वो तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। यहां पे ऑल्दो आपको प्लस ही रखना पड़ेगा, बट जो आई वेक्टर रहेगा डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए वो इटसेल्फ किस तरह का होगा, दैट विल बी नेगेटिव। द नेक्स्ट टर्म इज मैग्नेटिक फ्लक्स। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी में भी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था, जिसका फॉर्मूला था दैट इज ई वेक्टर डॉट विद डी एस वेक्टर। अगर ये स्मॉल फ्लक्स है, सिमिलरली अगर टोटल फ्लक्स की बात करते हैं तो हम इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट विद एस वेक्टर, है ना। सेम यहां पे है, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो कितनी लेट्स से किसी सरफेस के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं नॉर्मली थ्रू द सरफेस, परपेंडिकुलरली, नॉर्मली का मतलब है ना। एक सरफेस आपने लिया इस तरह से और यहां पे कोई लेट्स से सोलेनॉइड वगैरह है, तो इसमें से प्रोड्यूस होने वाली कितनी फील्ड लाइंस इस सरफेस में से नॉर्मली इसको क्रॉस करके दूसरी साइड पे पहुंचेंगी, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। इसको डिनोट किया जाता है उसी तरह से फाई से, जस्ट नीचे लिख देंगे बी, बी स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट इज एग्जैक्टली इस तरह से ई वेक्टर की जगह आ जाएगा बी वेक्टर एंड डॉट विद एस वेक्टर, एरिया वेक्टर है तो उसे एस वेक्टर ही रख देते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फ्लक्स, ठीक है। एंड कंसिडरिंग कि अगर इन दोनों में जो एंगल बन रहा है, इफ द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एस वेक्टर दैट इज लेट्स से 0 डिग्रीज, है ना, बिल्कुल 0 डिग्री का एंगल है इन दोनों चीजों में, इन सच अ केस जो फ्लक्स होने वाला है इट विल बी इक्वल टू बी इंटू एस इंटू कॉस 0, एंड जो कॉस 0 होता है वो 1 होता है, सो इतना आ जाएगा फ्लक्स, दैट इज गोइंग टू बी द फ्लक्स, ठीक है। फर्दर यहीं से देखो जो मैग्नेटिक फील्ड जो बी है उसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोला गया था, तो आपको यहां से समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों बोला गया था, बिकॉज यहीं से जो बी है वो कितना निकल के आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया, है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इसी को बोला जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ दिस मैग्नेटिक फ्लक्स, तो देखा जाए यूनिट्स यहां से बन सकते हैं, बी के यूनिट्स होते हैं टेस्ला, एस इज द एरिया जिसके यूनिट्स होते हैं मीटर स्क्वायर, सो टेस्ला मीटर स्क्वायर, बट बात यह है कि जो टेस्ला मीटर स्क्वायर है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसी को बोला जाता है वेबर, सो इस तरह से इसको लिखा जाता है। सो यू कैन ऑल्सो से कि 1 वेबर दैट इज इक्वल्स टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। द नेक्स्ट टर्म इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसे इस तरह से काई लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड एक्चुअल में दिस इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड एज वी ऑलरेडी नो कि ये दोनों जो यूनिट्स हैं इन दोनों के यूनिट्स बिल्कुल सेम है, एम्पेयर पर मीटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ हैव सेम यूनिट्स, एंड हेंस जो ये वाली क्वांटिटी है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये किस तरह की होगी, इट इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी, एंड ऑब्वियसली अगर यूनिट लेस है देन इट मस्ट बी अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। नाउ एज वी नो वी हैव some ferromagnetic materials, we have some materials known as paramagnetic and कुछ होते हैं diamagnetic। अब जो ये susceptibility है ये इन तीनों तरह के मटेरियल्स के लिए किस तरह की हमें देखने को मिलेगी, पहले सिंपली बात करते हैं पॉजिटिव कहाँ होगी नेगेटिव कहाँ होगी।
अब से अगर मैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करता हूँ तो इसमें जो डाइपोल्स हैं वो सेम ही डायरेक्शन में अलाइन करते हैं जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो कह सकते हैं जो डायरेक्शन एच की है वही डायरेक्शन आई की रहने वाली है। हेंस फेरोमैग्नेटिक के केस में जो ससेप्टेबिलिटी है ये हमेशा किस तरह की होगी, इट विल बी पॉजिटिव होने वाली है। ठीक है, और काफी बड़ी वैल्यू इसकी हमें देखने को मिलती है। काफी ज्यादा वैल्यू का क्या मतलब है कि जितना स्ट्रॉन्ग मैं मैग्नेटिक फील्ड देखो अप्लाई कर रहा हूं उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड भी बहुत स्ट्रांगली कर रहा है। दैट्स वाई यहां पे आई की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा है। मैंने इसको मैग्नेटाइज करना चाहा है एच से, और आई का मतलब ये काफी ज्यादा मैग्नेटाइज हो गया। रेशियो ज्यादा कब होगी, अगर एच कम भी था बट तब भी बहुत अच्छे से ये मैग्नेटाइज हो जा रहा है। तो ऐसी चीजें तो ऑब्वियसली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ही दिखा सकता है। हेंस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के केस में जो ससेप्टेबिलिटी है वो काफी ज्यादा रहती है, इट इज वेरी हाई। अगर बात करेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए, होती यहां भी पॉजिटिव है बट इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होने वाली है, राइट, बट इट विल बी पॉजिटिव, इतना बात है। देन अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करते हैं तो इसके केस में जो ससेप्टेबिलिटी रहती है इट इज एक्चुअली नेगेटिव। अच्छा, एक चीज का आंसर मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि जो ये मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है या फिर एक स्केलर क्वांटिटी है, डू लेट मी नो। एंड अगर हमें रिलेशन बताना हो ससेप्टेबिलिटी का परमिएबिलिटी के साथ, दिस इज इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। ससेप्टेबिलिटी जो है काई एम एंड जो परमिएबिलिटी होती है दैट मीन्स जो म्यू होता है, इन दोनों क्वांटिटीज का आपस में क्या रिलेशनशिप है। सो देखते हैं। सो एज वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड द रिजल्ट, ये वाला कि जो बी वेक्टर है अगर किसी में मैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करता हूं तो उसके लिए इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, राइट। बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, सीधा एच नहीं आएगा बिकॉज ये एक्सप्रेशन तो तब है अगर हम वैक्यूम में बात करें तो, राइट। बट अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो यहां पे अकेला एच नहीं होगा, एच वेक्टर प्लस साथ में आई वेक्टर भी रहेगा, इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन भी रहेगी, राइट। अब इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करने वाले हैं। जैसा हमने देखा कि जो एक काई रहता है दिस इज नथिंग बट रेशियो ऑफ आई एंड दैट इज एच। यहां से आई की वैल्यू देखो हम निकाल सकते हैं एच मल्टीप्लाइड बाई काई, तो इसको मैं यहां पे सब्सटीट्यूट कर रहा हूं। सो बी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, ठीक है, एच वेक्टर एंड साथ में एच वेक्टर इंटू काईएम। काईएम को आगे लिखते हैं बिकॉज रीजन बताने वाला था बट वो उसी के साथ रिलेटेड है जो मैंने आपको बोला, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, है ना। यहां से आपको हिंट भी मिल गया होगा कि जो ये है काई एम है ये कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, राइट। चलो अब यहां से एच वेक्टर को मैं कॉमन ले सकता हूं। सो देखो बी वेक्टर का रिजल्ट क्या बन जाएगा, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच वेक्टर एंड साथ में 1 प्लस काई एम। अब देखो जिस तरह से लेट्स से दिस इज द वैक्यूम एंड दिस इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। यहां पे जिस तरह से मैं इक्वेशन को लिख रहा हूं बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एच, वैसे यहां पर अगर मैं म्यू नॉट की जगह म्यू कर देता हूं तो सिंपली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बी इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एच। देखो दो ही चीजें है ना, या तो मैं म्यू नॉट की जगह यहां पे म्यू कर दूंगा, मैं एच को बिल्कुल भी चेंज नहीं करूंगा, राइट। जो मटेरियल का नेचर है वो इस बार यहां पे एडजस्ट हो जाने वाला है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर म्यू नॉट ही रखना है देन जो ऑलरेडी हमने देख रखा है म्यू नॉट, फिर यहां पे हमें एच प्लस आई इस तरह से रखना पड़ेगा इस चीज को, ठीक है। दोनों में से कुछ भी हम रख के चल सकते हैं। अब यहां पे इस चीज को देखो मैं यूज करने वाला हूं कि मैग्नेटिक मटेरियल के लिए मैं बी को ऐसे लिख सकता हूं म्यू मल्टीप्लाइड बाय एच। ध्यान रखो कि ये म्यू है, इस पर म्यू नॉट नहीं है, राइट। सो बी की जगह मैं यहां पे लिखूंगा बी इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एच वेक्टर इज इक्वल्स टू, राइट साइड बिल्कुल वैसे ही रखने वाले हैं, म्यू नॉट इंटू एच वेक्टर साथ में 1 प्लस काई एम। आप देख रहे हो एच वेक्टर तो यहां भी है यहां भी है, तो ये तो एक तरह से कैंसिल आउट ही हो जाने वाला है। एंड बाकी हमारे पास देखो क्या बचने वाला है, म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एंड ब्रैकेट में 1 प्लस काई एम।
म्यू नॉट को भी इधर ले जाते हैं, सो ये आ जाएगा म्यू अपॉन म्यू नॉट दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस काई एम। एंड जो ये है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, म्यू एंड म्यू नॉट की जो रेशियो रहती है, किसी मीडियम का खुद का कितना परमिएबिलिटी है और वैक्यूम की कितनी परमिएबिलिटी है, दोनों की जो रेशियो है, दिस इज नथिंग बट द रिलेटिव परमिएबिलिटी, है ना। तो इसको मैंने लिख दिया म्यू आर, एंड ये किसके इक्वल आ रहा है, 1 प्लस काई एम, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, यहां पे देखा जाए तो हमने सुसेप्टेबिलिटी को रिलेटिव परमिएबिलिटी के साथ रिलेट करा है। सो इन दिस टेबल यू कैन सी कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज को समराइज वे में दिखा रखा है। सो डायमैग्नेटिक के लिए जैसा हमने देखा कि ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए पॉजिटिव होती है, बट बहुत स्मॉल नंबर हमें देखने को मिलेगा। सो इसकी ससेप्टिबिलिटी 0 से बड़ी है, बट एप्सिलॉन लेट से कोई भी एक छोटा सा नंबर है उससे कम रहने वाली है। ठीक है, एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो ये susceptibility है, it is very large as compared to 1. Then डायमैग्नेटिक के लिए म्यू आर कैसा रहेगा, म्यू आर तो हमें पता है susceptibility में जस्ट 1 को ऐड करना और कुछ भी नहीं करना। सो देखो -1 में 1 ऐड करोगे 0, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाली इक्वेशन में जस्ट 1 ऐड करना है, 1 में 0 ऐड करा 1, एंड एप्सिलॉन में 1 ऐड करा 1 प्लस एप्सिलॉन, तो ऐसा मिलेगा। यहाँ 1 है, यू माइट से कि 1 में 1 ऐड किया तो 2 आना चाहिए, राइट। एंड बात यह है कि 2 भी लिख दोगे तो भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज ये म्यू आर है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, दैट्स वाई इसको सिंपली ऐसे ही लिख दिया कि हाँ ये 1 से बहुत बड़ा है। एक्चुअल में 100 1000 इतना भी हो सकता है। सो हाउ डज इट मैटर कि मैं इसको म्यू आर ग्रेटर देन या बहुत ग्रेटर देन 1 लिखूँ या बहुत ग्रेटर देन 2 लिखूँ, राइट, दे आर काइंड ऑफ सेम थिंग्स। सो दैट्स वाई यहाँ पे सिंपली 1 लिख दिया। एंड जो तीसरी लाइन है ये भी ऑब्वियसली इस सेकंड स्टेप से ही निकलने वाली है, बिकॉज वी नो कि जो म्यू आर है वो म्यू अपॉन म्यू नॉट के ही इक्वल होता है। एंड यहाँ पे अगर जो म्यू आर है इट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू 1, है ना, म्यू आर बहुत बड़ा है, दैट मीन्स जो ये रेशियो है ये बहुत बड़ी है। म्यू नॉट को इधर ले जाते हैं तो यही मतलब निकलता है कि जो म्यू है वो बहुत बड़ा है म्यू नॉट से, तो यहां पे लिख दिया। सिमिलरली यहां पे देखते हैं जो म्यू आर है, दिस इज द म्यू आर, राइट, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, तो यहां पर भी वही चीज आएगी, जो म्यू है ये बड़ा है एज कंपेयर टू म्यू नॉट, बट बहुत ही ज्यादा बड़ा है ऐसा नहीं है, दैट्स वाई सिंगल साइन से यहां पे दिखा रखा है। एंड द लास्ट वन, यहां पे जो म्यू आर है देखो, जो म्यू अपॉन म्यू नॉट होता है दैट इज लेस देन 1, एंड लेस देन 1 का क्या मतलब बनेगा, दैट म्यू इज लेस देन द म्यू नॉट। ठीक है,